जय हिंद, नमस्ते। मेरा नाम है विदुर और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हमारे साथ हैं आशीष धर सर। और आज का इंटरव्यू मुझे जरूर पता है कि बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे देखने में। तो नमस्ते एंड वेलकम बैक सर। नमस्ते और धन्यवाद आपका मुझे फिर से बुलाने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं वर्ण और जाति पर। और आज की डिस्कशन हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले आशीष सर ने वर्ण और जाति के ऊपर कुछ ट्वीट करे थे जो कि बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हुए। और इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की वीडियो को ना थोड़ा, आज के जो इंटरव्यू है इसको थोड़ा फ्रेश माइंड के साथ देखना, क्योंकि जो इसमें बातें होंगी हो सकता है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये आज की जो डिस्कशन है ये दो कास्ट ब्राह्मण के बीच में नहीं है। हम दोनों में से सिर्फ एक ही कश्मीरी पंडित है और वो मैं नहीं हूँ। आई बिलोंग टू दी ओबीसी कैटेगरी, क्रीमी लेयर। और मैं जन्म से और कर्म से, दोनों से ब्राह्मण नहीं हूँ। तो सर, इससे पहले हम आज की वीडियो को स्टार्ट करें, मैं चाहूंगा कि आप हमें जाति, वर्ण, संप्रदाय और कास्ट के बीच में ना थोड़े डिफरेंस बताएं कि डिफरेंस होता है क्या, क्योंकि अक्सर जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो वो इन चारों कंसेप्ट को कंफ्यूज कर देते हैं। तो सर, ओवर टू यू। राइट। तो जाति तो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है और सबसे जो जिसका एक बायोलॉजिकल बेसिस है वो जाति है, क्योंकि जाति का अर्थ ही, जाति की जो एटिमोलॉजी है, जो उसका रूट है शब्द का, वही जन्म से आता है कि आप एक किसी कुल में जन्म लेते हैं, आप वो कुल का जब विस्तार होता है तो वो जाति बनती है। तो जाति वो है, तो जाति बायोलॉजिकल रियलिटी है। वर्ण कॉन्सेप्चुअल कैटेगरी है। वर्ण है कि आप चार वर्णों में से कहाँ फिट होते हो अपने स्वभाव के अनुसार। तो वर्ण एक इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग मात्रा में अलग अलग स्वभाव जो होते हैं उसके हिसाब से गवर्न करता है कि प्रिडोमिनेंट क्या है, और उसके हिसाब से आपको बोला जाता है कि आप इस वर्ण के हो। तो ऐसा कोई सिस्टम तो है नहीं कि जहाँ पे कोई इवेल्युएट करे और बोले कि ये इसका ये वर्ण है, ये उसका वो वर्ण है। तो भारत में पिछले जो भी कहो 2-2.5 हजार साल में एटलीस्ट एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे आप एक ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका वर्ण डिसाइड किया जाता था, जो आपकी जाति थी। क्योंकि जाति एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन, किसी व्यवसाय से जुड़ी थी, किसी प्रकार के ट्रेड से, या कोई काम है, कोई स्किल है, उसके साथ जुड़ी है वो आपकी जाति। तो वो आपका वर्ण डिटरमिन करती है। अब इसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन मेरे ट्वीट का कहने का मतलब था कि भाई जाति और वर्ण का ये जो रिश्ता है ये अनडिनाइबल है, क्योंकि ऐसा रह चुका है पिछले 2.5 हजार साल। कास्ट जो एक बात है, तो बहुत सारे लोग कास्ट के बारे में ये बोलते हैं कि कास्ट एक पोर्चुगीज शब्द है और जाति और वर्ण को इन्होंने पोर्चुगीज शब्द से मतलब जब अंग्रेज आए और यूरोपियंस यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि ये किस तरह से सोसाइटी बनी है, तो उसको कास्ट नाम दे दिया। उसमें कुछ सच्चाई है, पर इसको बहुत ग्रॉस सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया है, इसको रिड्यूस कर दिया गया है इस कॉन्सेप्ट को। क्योंकि लोग सिर्फ इतना कहते हैं, अरे कास्ट तो कास्टा से आया है इसलिए ये जाति वर्ण नहीं है। बात ये है कि कास्ट जो कैटेगरी दी गई वो ब्रिटिशर्स ने इस तरह दी गई कि उन्होंने मिक्स कर दिया, जाति को वर्ण को मिक्स करके उन्होंने एक नई कैटेगरी अपनी डिस्क्राइब की जिसको कास्ट बोलते हैं। और जो जो ट्रेडिशनल पारंपरिक वर्ण व्यवस्था थी उससे हटके थी, उससे परे थी, क्योंकि जो चेंजेस सोसाइटी में ब्रिटिशर्स ने लाई, जो जिस तरह का चेंज हुआ, और उस समय तो पूरे विश्व में बहुत सारे बदलाव हो रहे थे, जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था। तो जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस थी, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे, वो ब्रेक डाउन हो रहे थे। और जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने यहाँ लूटपाट करना शुरू कर दिया, तो जो जाति और वर्ण की व्यवस्था थी वो टूट गई। और उसकी जगह जो सोसाइटी का कोलैप्स है, जो वो डिस्क्राइब किया ब्रिटिशर्स ने, तो उसको कास्ट का नाम दिया। तो ये कास्ट बना। रही बात संप्रदाय की, संप्रदाय है कि आप किस देवी देवता को मानते हैं, आप किसकी, आपकी पूजा की विधि क्या है, आपके फिलोसॉफिकल सिस्टम्स क्या हैं, आप किस दर्शन को फॉलो करते हैं प्रिडोमिनेंटली। तो ये एक संप्रदाय का एक रफ डेफिनेशन है। मतलब कोई शिव भक्त है तो वो शैव संप्रदाय, जो ब्रॉड, शैव संप्रदाय में भी कितने सारे संप्रदाय हैं। कोई भैरव को पूजता है, कोई रुद्र को पूजता है, कोई शिव के सौम्य रूप को पूजता है, उसी तरह देवी के शाक्त संप्रदाय है। तो संप्रदायों में भी बहुत वैरायटी है, पर ब्रॉडली स्पीकिंग संप्रदाय वो है कि आपकी पूजा विधि क्या है, आप किस दर्शन को मानते हैं, और आपके रिचुअल्स और ट्रेडिशंस कहाँ से आते हैं। तो अब ना मैं इंटरव्यू को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपने जो ट्वीट करे थे उसमें कुछ रिप्लाईज को पढ़ना चाहूंगा, ताकि लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए कि हम बात
क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और साथ ही में जो आपने ट्वीट करे थे उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगा ताकि लोग जाके वहाँ पे पढ़ सकें खुद। तो मैं कुछ देखिए एक चीज है विदुर यहाँ पे, वो ये है कि मैं ये साफ करना चाहूंगा कि हम दोनों में आपस में कोई बात नहीं हुई कि मुझे आप क्लैरिफाई करने का मौका दे रहे हैं, है ना। आप हाँ मुझसे हाँ हाँ एज हाँ ए जेन्युइन क्यूरियोसिटी के बेसिस पे आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे क्या व्यूज हैं, वो सही है या गलत है, वो देखा जाएगा, वो लोग जज कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मुझे आप मतलब फ्री पास दे रहे हैं, है ना। तो ये चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा। आपने आपकी तरफ से ही, आपके बिहाफ पे मैं लिबर्टी ले रहा हाँ हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा कुछ नहीं है। और क्योंकि मैं खुद एक कोई ब्राह्मण कम्युनिटी से नहीं हूँ, और जितना भी लोगों ने ऑफेंस लिया वो भी मेनली ब्राह्मण नहीं थे, तो मैं, मेरे खुद के पर्सनल क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। ये कोई क्लैरिफिकेशन नहीं जी है, कोई जस्टिफिकेशन कुछ नहीं है, मेरी खुद की क्यूरियोसिटी है। और मुझे जो पता है, मैंने जो पढ़ा है, आपके ट्वीट से रिप्लाई था, जो लोगों की भी क्यूरियोसिटी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, उन्हीं के मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, तो इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। हाँ, उसके लिए तो मैं आपका आभारी हाँ हूँ। हाँ, थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग स्टार्टिंग में। तो अब मैं थोड़ा रिप्लाईज पढ़ देता हूँ। तो सबसे पहले मैं पढ़ूंगा संजीव नेवर जी का रिप्लाई, जिन्होंने कहा था, इन्होंने रीट्वीट करा था विद कोट कि द कास्टिस्ट posing as dharmics are the real dangers and the real cause of conversions. Shamelessly say that exceptions must conform. In the other words, a Dalit must never be allowed to read Vedas or wear Janayu irrespective of his brilliance. Fraud, anti-Vedic अधर्म। उसी ट्वीट पे एक जो स्वराज मैगजीन की स्वाति गोयल शर्मा, उन्होंने रिप्लाई किया था, व्हाट इन देयर वर्ल्ड व्यू इज अ बॉर्न गोयल वुमन अलाउड टू डू। और आर जगन्नाथन ने रिट्वीट किया था कि यस, दिस इज कम्प्लीटली अनएक्सेप्टेबल, डूइंग ह्यूज डैमेज। तो फिर एक और हैंडल है ट्विटर पे जामवन के नाम से, उन्होंने ये लिखा था कि कॉन्ग्रेचुलेशन हिंदूज, you managed to convert your biggest collective win in 500 years into a fucking caste circus. Tomorrow, when the next door friendly pastor says your gods are demons and files a case against you for cruelty against Dalits, know that you are to blame. और मतलब ये सिर्फ एक ट्वीट करा था संजीव नेवर जी ने, मैं सारे नहीं पढ़ूंगा। तो अ, इससे बहुत सारे अग्निवीर हैं जो उन्होंने भी वो इसमें कूद पड़े और उन्होंने भी बात का कुछ से कुछ बना दिया। तो जिनको नहीं पता, तो संजीव नेवर जी अग्निवीर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, और ये पूरी डिबेट चलेगी अग्निवीर वर्सेस अपवर्ड की तरफ। तो इसके बाद आशीष, जिन्होंने नहीं देखा, जिनको नहीं पता इसका, तो इसके बाद आशीष सर और 5 अन्य लोग एक ऑफ इंडिया के डिबेट पे आते हैं जिसमें ये जाति और वर्ण पे डिस्कशन करते हैं। तो मैं उसका भी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो सर मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि आपका क्या सोचना है कास्टिज्म पर और जातिवाद पर, और मतलब जैसे जामन ने कहा कि ये पूरे सर्कस पर, और जैसा इन्होंने कहा कि आपको देखिए आप कास्टिस्ट हैं और आप यू आर द प्राइम रीजन ऑफ कन्वर्जन। और हाँ सर, एक लास्ट चीज मैं इसमें ऐड करूंगा कि आप क्या वाकई में, जैसे संजीव जी ने कहा, कि आप मानते हैं कि जो दलित हैं उनको वेद पढ़ने की या जनेऊ पहनने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। तो देखिए बहुत लंबा ये क्वेश्चन जो था। अग्निवीर है, हाँ इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। तो जो अग्निवीर है, अग्निवीर की मेरे से कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं। ना मैं उनको फॉलो करता हूँ, ना मैं उनके काम से कोई लेना देना है मेरा। जैसा कि वो कहते हैं कि मैं तो एक शहर में एसी रूम में बैठने वाला हूँ, मैं मानता हूँ हाँ, मतलब मैं कहीं गांव में जाके गौ रक्षा नहीं करता। ये बात सच है, और हो सकता है अग्निवीर करते हो तो बहुत बढ़िया, मुझे उनसे कोई, मेरा उनसे कोई बैर नहीं। पर अग्निवीर के साथ एक हिस्ट्री रह चुकी है कि इससे पहले अग्निवीर ने करीब 1.5 साल पहले या 2 साल पहले इन्होंने एक ट्वीट किया कि अगर मंदिर सरकारी कंट्रोल से बाहर आ जाए तो वहां पे कास्टिज्म होगा। तो मैंने उनको उस बात पे चैलेंज किया, क्योंकि देखिए मतलब चाहे वो कुछ भी मेरे मेरे बहुत सारे पर्सनल ओपिनियन है अग्निवीर के काम को लेके, और जो मैं प्राइवेट में शेयर भी कर सकता हूँ। पर मैं पब्लिक में कुछ नहीं बोलता अग्निवीर के बारे में, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं। अगर मेरी जो भी ओपिनियन है, मेरे को कोई लेना देना नहीं उससे। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारे काम करते हैं, मुझे अच्छा लगे ना लगे तो मैं उसमें बीच में दखल अंदाजी नहीं करता। लेकिन जो हमारा काम है और हम सीरियस होके कोई काम कर रहे हैं, फ्रीइंग टेम्पल्स फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, इस पे हमारा बहुत टाइम एनर्जी जा चुका है।
उसको लेके आप बिना कंसल्ट किए, बिना बात किए आप ऐसे रैंडम ट्वीट्स कर रहे हैं अपना एजेंडा चलाने के लिए, तो वो मुझे बात हजम नहीं हुई। तो मैंने उनको चैलेंज किया और हिस्टोरिकल रेफरेंसेस दी कि कौन से मंदिर की बात कर रहे हो आप जहाँ पे ऐसा हो रहा है। या जब जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट्स हैं, जब उनके अपने मंदिर हैं, तो आप कैसी बातें कर रहे हो? एक एक ब्लिप है हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में एक छोटा सा पीरियड है जहां पे ऐसे तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आए, वो भी कॉलोनियल एरा के अंदर। आज स्वतंत्र भारत में लॉज हैं ये प्रिवेंट करने के लिए। अगर कोई आपको एंट्री नहीं देता है किसी मंदिर में, तो वो आदमी जेल जा सकता है सीरियस चार्जेस के अंडर। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ये बोलने का कि ऐसा हुआ है। और हिस्ट्री में भी मैंने उनसे पूछा कि ये फलाना मंदिर इस कम्युनिटी का है, ये फलाना मंदिर इस कम्युनिटी का है, ये सो कॉल्ड दलित मंदिर है, मतलब दलित कम्युनिटी के चलाए हुए मंदिर हैं और जिसमें सब जा सकते हैं, तो आप किस बेस पे बोल रहे हो कि ऐसा है? तो वो बस एकदम भड़क गए और उन्होंने वहां से मुझ पर अटैक करना शुरू किया। फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो हर जगह जाके मेरी मतलब जैसे मेरा कहीं पे मान लीजिए आपके ही चैनल पे इंटरव्यू है, तो आपके कमेंट सेक्शन में आके बोलने लगेंगे आशीष दर कॉल्स फॉर beheading of Dalits, आशीष दर कॉल्स फॉर ही इज एंटी कास्ट मैरिजेस, ही इज अ कास्टिस्ट हु डज नॉट वांट इंटरकास्ट मैरिजेस, और अनेक प्रकार के लांछन मुझ पे लगाते थे और मतलब गाली गलौज जो भी है। तो मुझे कोई लेना देना नहीं, इतना समय मेरे पास है नहीं, ना रेपुटेशन मैनेजमेंट का मैंने ठेका ले रखा है अपनी। अगर किसी को जो सोचना है सोचे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए मैंने ज्यादा वो बात आगे नहीं बढ़ाई। अगर आप इस बार भी देखें तो इस बार भी मैंने अग्निवीर के ऊपर कोई कमेंट ही नहीं किया। मैंने डॉक्टर कोनराड एल्स्ट का ट्वीट लिया, उसको कोट करके उनका पॉइंट एक तरह से एंडोर्स किया और अपने व्यूज उस पे ऐड किए। इसमें अग्निवीर को इतनी जलन क्यों हुई और उनको मिर्ची क्यों लगी, ये मुझे समझ नहीं आया। बस उनके एक पॉइंट पे फिर मैंने एक रिप्लाई कर दिया, क्योंकि गर्मा गर्मी में हो जाता है। उसके बाद अनेक ट्वीट हैं संजीव नेवर के और उनके साइड किक्स के, जो मुझे गाली दे रहे हैं और गाली दे रहे हैं अब्यूजिव लैंग्वेज में गाली दे रहे हैं, पर मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरे पास इतना समय है नहीं। तो अग्निवीर के साथ ऐसी हिस्ट्री रह चुकी है। बाकी अग्निवीर की जो आइडियोलॉजी है उससे तो मैं फंडामेंटली टोटली डिसएग्री करता हूँ। इनफैक्ट अग्निवीर तो एक वाटर्ड डाउन, एक डम्ब वर्जन है आर्य समाज का। तो आर्य समाज ने कुछ शोध तो किया है, आर्य समाजियों ने कुछ काम किया है और उनकी एक लंबी हिस्ट्री रह चुकी है स्वामी दयानंद सरस्वती से अभी तक। और उनके बहुत सारे जो साधु हैं उन्होंने बलिदान भी दिया है, और इस पर मैंने एक वीडियो भी हमने एक वीडियो भी किया था साधुओं पे, जिसमें आर्य समाजी साधु स्वामी श्रद्धानंद का भी उल्लेख दिया गया। तो हमें आर्य समाजियों से वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हमारी सैद्धांतिक प्रॉब्लम है कि भाई वो आप अगर आर्य समाजी ये बोलते हैं कि मूर्ति पूजन बंद कर दो, तो यानी कि वो 99% हिंदुओं को झूठा बोल रहे हैं। आप समझ रहे हो कितना सीरियस है ये। और वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे जो क्रिश्चियन इवेंजेलिकल जो लॉबी है उसके दे आर प्लेइंग इनटू देयर हैंड्स, क्योंकि वो अभी जो इवेंजलिस्ट्स हैं वो ये नहीं चाहते कि हिंदू अपने मंत्र पढ़ना बंद कर दें, अपने अवतारों को भूल जाएं, कुछ नहीं चाहते। वो केवल एक सिंगल पॉइंट है जिसको वो तोड़ना चाहते हैं, वो है मूर्ति पूजा। जिस दिन हिंदुओं ने मूर्ति पूजा छोड़ दी, उस दिन क्रिश्चियनों की जीत हुई अपने एंटरप्राइज में, कन्वर्जन के एंटरप्राइज में। और आप तो अंबाला में रहते हैं, उस एरिया में काफी कुछ चल रहा है अभी। ठीक है, जिस दिन ये सक्सेसफुल हो गए कि एक अच्छी अच्छी खासी संख्या हिंदुओं की मूर्ति पूजा करना बंद कर दे, उस दिन क्रिश्चियनिटी का यहाँ पे झंडा ऊंचा होगा। ठीक है तो इसलिए उस तरह से जो आर्य समाजी हैं और जो ये उनके ये डम डाउन वर्जन है आर्य समाजी का, जो ये गुंडे टाइप जो है, वो उससे भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि वो उन्हें उतना भी नहीं पता जितना आर्य समाजियों को पता है। आर्य समाजी कम से कम कुछ इंटरप्रिटेशन तो जानते हैं। ये तो टोटली स्प्यूरियस है। ये तो बोलेंगे कि मनुस्मृति भी ब्रिटिशर्स ने बनाई है, ये बोलते हैं कि कामशास्त्र भी ब्रिटिशर्स ने बनाया है, आपके सारे धर्मशास्त्र झूठे हैं, सिर्फ और सिर्फ वेद सही है। और वो वेद जो हम बता रहे हैं, मतलब क्योंकि वेद तो ऐसा है ना, हिंदू आजकल जो मॉडर्न हिंदू है वो ये भी नहीं समझते कि वेदों को पढ़ने के लिए, वेदों का अध्ययन करने के लिए आपको वेदों के भाष्य पढ़ने पड़ेंगे,
आप जाके वेद पढ़ लीजिए, आपको क्या समझ आने वाला है, जब तक आप भाष्य नहीं पढ़े। तो ये जो अग्निवीर है, ये कहते हैं सारे भाष्य गलत है, आदिशंकर का भाष्य गलत है, शयनाचार्य का भाष्य गलत है, सिर्फ हम जो बोल रहे हैं वो सही है। तो ये एक इब्राहिमिक मानसिकता है जो इन्होंने पूरी तरह इंटरनलाइज कर दी है, और ये हिंदू धर्म को, जैसे हमने पिछले डिबेट में भी, पिछले डिस्कशन में भी हमारी जो बात हुई थी कि हिंदू धर्म को कमांडमेंटलाइज करने का, उसको भी 10 कमांडमेंट्स की तरह एक सिस्टम देने का ये तरीका है। तो इनसे मेरी ये प्रॉब्लम है। बाकी जो हैंडल्स की आपने बात की, स्वाति गोयल शर्मा, ये स्वराज्य वाले जो आर जगन्नाथन जी हैं, उनकी मैं काफी उनका आदर करता हूँ मैं, और उनसे मैं मिल चुका हूँ। हमारी पर्सनल एक अच्छी इक्वेशन है आर जगन्नाथ जी के साथ। स्वाति गोयल शर्मा अग्निवीर के साथ काम करती हैं, और वो बहुत अच्छी रिपोर्टेज करती हैं ऑन ये जो गौरक्षक हो रहा है, जो गायों का अपहरण होता है, जो काउ स्टीलिंग और स्मगलिंग है, और गौरक्षक उसमें आते हैं। तो ये अच्छी रिपोर्टिंग करती हैं, और मैं उनकी काम की सराहना करता हूँ। पर अगर उनके जो विचार हैं वो बिल्कुल, जो मेरे अनुसार जो सच्चाई है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, तो मैं बोलूंगा। और ये एक सभ्य समाज का एक लक्षण है कि आप एक दूसरे से आदर के साथ बात कर सकते। अगर डायलॉग है तो डायलॉग करें। तो इसमें कोई मिंसिंग, मतलब आई डोंट लाइक टू मिंस माय वर्ड्स, तो मैं जो होता है वो सामने बोल देता हूँ। और वो जो जाम्बुवन जी की बात आपने की, इनके साथ पहले भी ऐसे हो चुका था कि भाई हमने बोला था कि केदारनाथ में जिस तरह का कमर्शियलाइजेशन हो रहा है वो डेंजरस है। तो हमने सिर्फ 2 मिनट का एक वीडियो बनाया जिसमें हमने ये प्रश्न उठाए। अब आप माने या ना माने, हो सकता है विदुर जी आपको लगे कि नहीं बहुत अच्छा है कि केदारनाथ में लाखों लोग जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैं कहूंगा नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि केदारनाथ एक ऐसा स्थल है जहाँ की जो पवित्रता है उसको मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है, इसके मुकाबले कि आप वहां पे भीड़ भेज दें और उसको भी दिल्ली जैसा लाजपत नगर सेंट्रल मार्केट बना दें। उससे अच्छा ये है कि आप उसके क्राउड रेगुलेट करें, और वहां पे वहां की जो पवित्रता है, उसकी जो मान्यता है स्थल की, उसको आप मेंटेन करें, उसकी जो डेलिकेट इकोलॉजी है उसका आप ध्यान रखें। तो इसमें हमारा डिस्कशन डिबेट हो सकता है। पर अगर आप मुझे ये कहने लगे कि तुम चर्च एजेंट हो, तो फिर डिस्कशन तो खत्म हो गया ना वहीं। तो फिर तो बात ही नहीं है, फिर तो किसी चीज की बात ही नहीं करनी कि जो वो बोल रहे हैं वही सही है। आप कोई बात उठा लो तो बोलेंगे एंटी बीजेपी है, ये चर्च है, ये वो है, ये वो। अभी भी जब ऑप इंडिया का जो ये हुआ, अनाउंसमेंट हुई कि ऑप इंडिया ये डिस्कशन कर रहा है, तो जामवंत जी को ये तकलीफ हुई कि उन्होंने कहा अरे 5 अगस्त को राम मंदिर की नींव रखी जा रही है और तुम लोग ये कर रहे हो, ये क्या बकवास है। इससे अच्छा बाद में नहीं कर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम कर रहे हो, लेकिन इसके बाद भी तो हो सकता है 5 अगस्त। अरे भाई 5 अगस्त के बाद मैं क्यों करूं, मैं तो घर पे भी बात कर रहा हूँ ना। मान लीजिए किसी से बात कर रहा हूँ, मित्रों से बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो 5 अगस्त के लिए मैं रुक जाऊं, ये कहाँ की अकल है। मतलब उसका क्या लेना देना है भाई, मैं जा रहा हूँ क्या, मैं मोदी जी हूँ क्या, मैं बात करना छोड़ दूं, सारी बातें करना बंद कर दूं क्योंकि 5 अगस्त को नींव रखी जा रही राम मंदिर की। तो ये बातें मुझे समझ ही नहीं आती। इसको मतलब अंग्रेजी में जो वर्चू सिग्नलिंग बोलते हैं, ये बहुत ही बुरी तरह, ये जो सो कॉल्ड राइट विंग है उसमें बहुत बुरी बीमारी है। तो चलने दो इसको, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात कर रहे हैं, किसी के पेट में दर्द होगा तो उससे क्या फर्क तो यही सर, मेरा भी एक राइट विंग, जो सो कॉल्ड राइट विंग है, ये आपस में मेरे को भी ऐसा लगता है कि कुछ टाइम बाद ना, जैसे हम एजेंडा नहीं कह सकते, जो अपना अपना मतलब एजेंडा कह लेते हैं, चलो इसके अभी के लिए एजेंडा जो पुशिंग है, उसके बजाय ना ये आपस में ही लड़ने लग जाते हैं कि यार नहीं, मेरे को ज्यादा नॉलेज है, तू नीचे आ, मैं बोलूंगा, तू नीचे आ, मैं बोलूंगा, तू गलत है, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। तो इनका तो आपस में अलग ही चलता है। और सर रही बात हमारा लास्ट चीज की रह गई, जैसे इन्होंने आपको एक्सक्यूज करा कि तो मैं आप मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप क्या सही में ऐसा समझते हो कि दलित जो है उनको वेद और पढ़ने की और जनेऊ पहनने की अ, इजाजत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कितने भी ब्रिलियंट हैं। तो जैसे है। मेरा मेरा फॉलो अप क्वेश्चन इसके साथ ये था कि जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा जो वन व्यवस्था थी वो जन्म बेस्ड नहीं थी, वो कर्म बेस्ड थी। तो आपका इस पे क्या टेक है? देखो, पहला जो आपका प्रश्न है वो है जनेऊ और वेदों के अध्ययन को लेकर, वेद पढ़ सकते हैं वो या नहीं। आप sacredtexts.org पे चले जाओ, वेद डाउनलोड कर लो और पढ़ो। किसने रोका है? कोई माइका लाल है दुनिया में जो आपको बोल सकता है कि नहीं, आप ओबीसी हो, आप सैनी हो, इसलिए आप नहीं पढ़ सकते? या कोई पासवान है वो नहीं पढ़ सकता?
और क्योंकि आशीष धर ब्राह्मण है वो उसी को हम देंगे, वो डाउनलोड वही कर सकता है। ये क्या बकवास है? मतलब कोई भी आज के युग में कोई भी कुछ भी कर सकता है, ठीक है? और अगर जिसको पढ़ना है वो पढ़ सकता है। ये आर्य समाज के ही इतने सारे स्कूल हैं, वहां पे वो वेद पढ़ाएं, किसने रोका है? कौन रोक सकता है? ये तो लीगली ही पॉसिबल नहीं है, सोशली ही पॉसिबल नहीं है रोकना। इन्होंने ये हवा बना रखा है, इसलिए ये अपनी एक तरह से अपनी एक दुकान चला रहे हैं, और वो दुकान चलाने के लिए ये हवा क्रिएट करते हैं। अरे मार दिया, अरे नहीं करने देते, अरे वो नहीं करने, कौन रोक रहा है भाई? जाके पढ़ लो, ठीक है? बात ये है कि हर एक किसी भी विद्या का, किसी भी शास्त्र का पढ़ने का एक तरीका है, उसका एक ह्यूरिस्टिक प्रिंसिपल है, यानी कि उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, वो अलग-अलग तरीके हैं उसको। इसीलिए मैंने जब पहले भी बोला कि वेदों को पढ़ने के लिए वेदों के भाष्य पढ़े जाते हैं, और ये भाष्य बड़े-बड़े आचार्यों ने, बड़े-बड़े ग्रेट सेजेस ने लिखे हैं, और अलग-अलग इंटरप्रिटेशन है। किसी में अ, द्वैत इंटरप्रिटेशन है, किसी में अद्वैतिक इंटरप्रिटेशन है, अलग-अलग हैं। और श्री अरबिंदो का अलग एक इंटरप्रिटेशन है, स्वामी विवेकानंद ने किसी की कोई चीज उठाया है तो उस पे, हालांकि मुझे नहीं लगता स्वामी विवेकानंद ने वेदों पे कोई इंटरप्रिटेशन लिखा है, लेकिन श्री अरबिंदो का बिल्कुल अलग है, जिसको ट्रेडिशनलिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, ठीक है? ऐसे अनेक हैं, रामानुजाचार्य का है, आदि शंकराचार्य का है, मध्वाचार्य के हैं, बहुत सारे हैं। तो आप किस तरह से ये वेदों का अध्ययन करते हैं, वो एक सिस्टम बना हुआ था और उसके कुछ रूल्स थे पास्ट में। वो सिस्टम टूट चुका है, वो रूल्स टूट चुके हैं, आज उसका कोई मतलब नहीं। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं, आप पढ़ सकते हैं। बाकी रही बात जनेऊ की, जनेऊ का इन्होंने मजाक बना रखा है, हर जगह जाके जनेऊ बांटना, जनेऊ बांटना, उससे क्या होता है? मतलब क्या करने की क्या कोशिश हो रही है, अदर देन वर्चू सिग्नलिंग? क्या दिखाना चाह रहे हो? सिर्फ अपने दुकान चलाने के लिए कर रहे हो ना। जनेऊ बांटने से क्या फर्क पड़ता है? किसका उद्धार हुआ, किसका इमेंसिपेशन हुआ, कौन सी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? और ये बोलना कि क्योंकि इधर जातिवाद है हिंदू धर्म में, इस वजह से मुसलमान नहीं बन पा रहे हैं, ये कैसी बेवकूफी की बात है? आपने कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं? आपने अगर ये पढ़ा होता कि जो मेडिवल टाइम्स थे उसमें जो कन्वर्जन्स हुए वो किन जातियों के? वो ऊंची जातियों के, सो कॉल्ड, मैं तो ऊंचा नीचा मानता ही नहीं, लेकिन मैं सो कॉल्ड अपर कास्ट की बात कर रहा हूँ। जो क्षत्रिय, जब क्षत्रिय हार गए किसी युद्ध में, तो उन्हें जोर जबरदस्ती करके उनका कन्वर्जन हो गया। उसी तरह जो मर्चेंट क्लास है, जो वैश्य थे, वैश्यों को इंसेंटिव्स दिए गए, और उनको जैसे जजिया टैक्स इतना ज्यादा लगा, तो उन्होंने पैसे बचाने के लिए अपना, तो जस्ट टू सर्वाइव और अपने प्रॉफिट को बचाने के लिए, कई बार प्रॉफिट को मैं बुरी तरह से नहीं बोल रहा कि वो उन्होंने अपने धर्म से कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन मजबूरी में जब इस तरह की टैक्सेशन हुई मुगल और बाकी मुस्लिम रूल्स में, इस तरह की ओप्रेसिव टैक्सेशन हुई, तो उनके पास कोई चारा नहीं रह गया अपने बच्चों को पालने का, कि वो कन्वर्ट हो गए और उससे उन्होंने अपना गुजारा कर लिया। तो ये जातियां थी प्राइमरली जो कन्वर्ट हुई। ये क्या बकवास लगा रखा है इन्होंने कि शूद्र इसलिए कन्वर्ट हुई? ये तो एग्जैक्टली यही चीज बोल रहे हैं जो अब जो मुसलमान हैं वो यही तो बोलते हैं कि क्योंकि भारत में इतना ज्यादा जातिवाद था और हम ओप्रेस्ड थे, इसलिए हम मुस्लिम बन गए, जबकि सच्चाई कुछ और है। और ये अग्निवीर वाले लोग ये एग्जैक्टली वही बोल रहे हैं, आप समझ रहे हैं? ये एग्जैक्टली मुसलमान जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं उनकी जबान बोल रहे हैं, और जो जिहादी तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जो देवबंद में जो बोला जाता है वही अग्निवीर बोल रहा है, और ये दूसरों को गाली देते हैं। तो इसमें कोई बेसिस ही नहीं है इनके इस सारे क्लेम्स में। तो सर अब फिर से मेरा क्वेश्चन थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि 2-3 नहीं, पार्ट आपका में एक और शायद प्रश्न था कि मैं क्या, फिर बाद में लोग बोलेंगे कि उसने क्वेश्चन टाल दिया, कि मेरा कि मानना है आपका कि हाँ, कि आपका किस मानना है बारे में। कि आपने वैसे उसको एक तरह से आंसर कर दिया कि आपका क्या मानना है कि दलित को ये अलाउड होना चाहिए पढ़ना और हाँ, दुपट्टा नहीं मतलब पहनना। हाँ, नहीं तो वो तो मैंने आंसर कर दिया, लेकिन आपका हाँ। ये प्रश्न था कि पहले कैसे होता था और वर्ण और जाति का। देखिए, मैं कोई कंक्लूसिव ये नहीं दे सकता व्यू। मैं एक टेंटेटिव व्यू अपने हिसाब से दे सकता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने कुछ वर्कशॉप्स अटेंड किए हैं इस इशू को लेके, जाति वर्ण व्यवस्था को लेके, धर्मशास्त्रों को लेके। डॉक्टर भरत गुप्त जी का वर्कशॉप अटेंड किया है, उनसे बहुत क्लोजली इंटरेक्ट किया है। अगर आप
को शायद पता ना हो तो डॉक्टर भरत गुप्त फोरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑन नाट्य शास्त्र है अभी देश में, एंड वन ऑफ द लास्ट एक्सपर्ट्स अलाइव हु कैन स्पीक विद अथॉरिटी ऑन द टेक्स्ट। तो वो जो पीढ़ी है उसके साथ काफी कुछ चले जाएगा। आप समझ रहे हैं, हम बहुत ही प्रिकेरियस, बहुत ही डेंजरस सिचुएशन में है जहां हमारा अपने पास्ट के साथ जो लिंक है वो खत्म हो जाएगा, जो ये अभी जो वृद्ध पीढ़ी है उनके जाने के बाद। तो बहुत सारी ऐसी चीजें, तो इन सब से बात करके, बहुत सारे अपना खुद से अध्ययन करके जो मुझे ये समझ आया है वो ये है कि जो ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी थी, जो चतुर्वर्ण इसमें डिवाइडेड है 4 वर्णों में, उसमें परस्यूट अलग अलग थे, अलग अलग आइडियल्स के परस्यूट थे कि अलग और रोल्स बटे हुए थे। ऑक्यूपेशन बेस्ड जाति थी और फ्रॉम फादर टू सन और एन अप्रेंटिस जिसको आपने अपने अंडर ले लिया हो, और वो भी मोस्टली सेम जाति के ही होते थे। तो ये जाति और ऑक्यूपेशन का लिंक इसलिए था क्योंकि जिस एरा की हम बात कर रहे हैं वो प्री इंडस्ट्रियल एरा है। उस समय पे ऐसे आप नौकरियां नहीं करने देंगे, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस नहीं थी, फैक्ट्रीज नहीं थी, इंडस्ट्रीज नहीं थी जहां आप जाके अप्लाई करें जॉब के लिए और आपको जॉब मिला जाए। गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं, केवल अपना व्यवसाय खुद चलाने का वो था। आपके पास अपना स्किल था, आपके पास अपनी नॉलेज थी, उस नॉलेज को के अकॉर्डिंग आप अपना काम करते थे। जो ब्राह्मण थे वो पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे और उसकी जगह उनको भिक्षा मिलती थी, यानी कि जो लोग दे दें उनको उसमें सेटिस्फाई होना पड़ता था। अगर आप 1 रुपया दें, कोई दूसरा 10 रुपया दे, उससे उनका से नहीं है कि वो कितना ले सकते हैं, तो भिक्षा है। जो क्षत्रिय थे उनका बेसिकली प्रोटेक्शन का ये था कि सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी जिसको बोले अभी, अपने साम्राज्य को इस तरह से सिक्योर करें, वो उनका ऑक्यूपेशन था। और वो टैक्स करते थे, उसके बेसिस पे लोग उनको टैक्स देते थे, जो राजा के पास जो कर कलेक्ट किया जाता था। जो वैश्य थे वो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, है ना। तो ये बिजनेस वाले हो गए जिनका बेसिक परस्यूट जो है वो पैसा कमाना है। और फिर थे शूद्र। जो शूद्र हैं वो आज के ये जो मॉडर्न लिबरल राइट विंगर्स हैं, इनको ये पता नहीं है कि जो शूद्र हैं वो नहीं थे जो मीनियल टास्क जिनको बोलते हैं ना कि भाई आप वो गंद उठाते थे और वो गंदे वाले काम करते थे जो और कोई करना नहीं चाहता। जिसको अवर्ण भी कह देते हैं। अवर्ण, अवर्ण की बात में अलग है, अवर्ण अच्छा। की बात अलग है, और वो भी एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। पहले हम ये क्लासिक 4 डिस्टिंक्शंस को क्लियर कर लेते हैं। तो शूद्र जो थे वो आर्टिस्ट्स एंड आर्टिसंस थे। तो जो भी आपके पास आज, मैंने उस ऑफ इंडिया के ओपनिंग स्टेटमेंट में भी ये भी बोला कि जो आप भारत की संस्कृति और जो सभ्यता का जो मटेरियल एक्सप्रेशन है जो आपको दिखाई देता है, एक तो हुआ कि आपने फिलॉसफी और नॉलेज और ये सब वो हटा दीजिए। जो आपके पास एक्चुअल दिखाई देता है कि आपके पास कारीगरी है, इस तरह की डायमंड कटिंग होती है, इस तरह के फैब्रिक्स हैं, सिल्क पे काम है। कोई आप आज नल्ली शोरूम से साड़ी खरीदते हैं तो वो कहाँ से बन के आता है ये लोग नहीं जानते, पर उसमें जो कारीगरी है ये हजारों साल पुरानी है। ये शूद्रों का काम था। मंदिर बनाना, रथाकार, ये सब शूद्र ऑक्यूपेशंस थी। तो जो शूद्र थे दे वर वेरी वेरी वेल टू डू। ऐसा नहीं है कि शूद्र बर्बाद थे और उनको सब आके एक थप्पड़ लगा के चले जाते। शूद्रों ने भारत को बनाया है, और यदि आप शूद्रों को अपनी हिस्ट्री से काट देते हो और उनको बोलते हो कि तुम तो हमेशा पिटते आए हो, तुम तो हमेशा बर्बाद थे, तो आप मुझे बताओ विदुर कि ये कहाँ का न्याय है, कि ये कैसी बात क्या है। मतलब ये जो मॉडर्न हिंदू हैं, ये जब उनको ऐसी बातें बोलते हैं तो वो कितना साइकोलॉजिकल डैमेज कर रहे हैं उनको। और अगर बोलना है तो अगर उनके पास कोई तथ्य हो तो बोले ना, किस बेसिस पे वो ये बातें बोल रहे हो, जबकि सारा एविडेंस जो है वो उसके विपरीत है। तो शूद्रों को ऐसी उनकी सेल्फ इमेज को गिराने का और इस तरह से उनकी अपनी सेल्फ एस्टीम को बर्बाद करने का हाथ जो है वो मॉडर्न इंग्लिश स्पीकिंग हिंदू का है। और डायरेक्ट मैं उसको
ब्लेम करता हूँ उसके। ये तो सर आपने जो कहा बिल्कुल, मैंने भी देखा है कि जब भी ये कहते हैं कि नहीं शूद्र पे हमेशा हमेशा ऑप्रेस क्लास रही है, मैंने इसके कभी एग्जांपल्स नहीं देखे। मैंने जैसे एक ट्रू इन द लॉजिक भी करके एक हैंडल है, उन्होंने जी भी मतलब, खैर उन्होंने कभी इससे बात नहीं की, पर जहाँ तक मैंने देखा नहीं, मेरे सामने तो नहीं हुई, मतलब मैंने नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, पर कभी भी इसके एग्जाम्पल्स नहीं आए कि हाँ भाई ये शूद्र क्लास की तो इस पे ऐसा ऑपरेशन हो रही है। ये सिर्फ कहा जाता है, सुनने में आता है, और इसको सुन सुन के ही लोग ऑफेंड होते हैं, इस पे अलग चर्चा चलती है। तो ये तो आपने मतलब सही सही है मेरे हिसाब से जो आप कह रहे हो। इसमें मैं और आपको एक बात बताऊं, मतलब बेसिकली इसका जो है ना, मैं अपोलोजिस्ट नहीं हूँ किसी के बिहाफ का, कि मतलब मैं बोलूं कि आई एम अपोलोजाइज, मतलब आई एम बीइंग एन अपोलोजिस्ट ऑन बिहाफ ऑफ अपर कास्ट या ब्राह्मण या ऐसा कुछ नहीं है। जहां पे एट्रोसिटीज या जहां पे गलत हुआ है हमारे इतिहास में, वो मैं साफ साफ एक्सेप्ट भी करता हूँ, और उसकी जो उसके जो कारण थे और जिस वजह से वो हुआ वो भी मुझे पता है। तो ये बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है विदुर, क्योंकि हम्म अगर आप ये नहीं समझते तो फिर आप कुछ नहीं समझते। बात ये है कि जब परिस्थितियां बदली भारत में, और एक नया इकोनॉमिक सिस्टम जो कि बेसिकली एक्सप्लॉयटेटिव था, कॉलोनाइजेशन वाज एक्सप्लॉयटेटिव। अब शायद 15-20 साल में ये अंग्रेज जो हिंदू अंग्रेज बन चुके हैं, ये भी बोल सकते हैं कि नहीं नहीं इट वाज वेरी गुड। काफी सारे तो बोलते ही हैं, लेफ्ट लिबरल तो बोलते ही हैं कि उन्होंने रेलवे दिया, उन्होंने ये दिया तो बहुत अच्छा था, आगे जाके ये भी बोलेंगे। पर ये बात अभी तक आप बिना पिटे ये बोल सकते हो पब्लिक में कि कॉलोनाइजेशन वाज एक्सप्लॉयटेटिव, यानी कि वो भारतीयों को शोषित करने का एक तरीका था। और उसमें जो यूरोपियन पावर्स हैं उन्होंने लूटपाट मचा के अपने खुद अमीर बन गए, और आज तक वो अमीरी यूरोप में दिखाई देती है। और आपने जो कॉलोनाइज थे उनका सब कुछ लूट लिया और उनको कहीं का नहीं छोड़ा। तो उस समय पे जो जो ट्रेडिशनल व्यवस्था का जब ब्रेक डाउन हुआ, जो सेफ गार्ड्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे जिसके अकॉर्डिंग वर्ण व्यवस्था ऑर्गेनाइज्ड थी, वो जब ब्रेक डाउन हुआ तो काफी कंफ्यूजन वाला टाइम बचा। तो ऐसे काफी सारे रीजन्स हैं जहाँ पे जो ब्राह्मण हैं जिनका काम केवल पढ़ना पढ़ाना था और भिक्षा मांगना था, वे ब्राह्मण ब्रिटिश सरकार में एम्प्लॉय हो गए, ठीक है, उनके नौकर बन गए वो, और उनको टैक्स कलेक्शन के लिए भेज दिया गया। नॉर्थ में कायस्थों को ये काम मिला, टैक्स कलेक्शन का। तो टैक्स कलेक्शन ही एक ऑपरेसिव चीज है। जब आप नौकरी कर रहे हो किसी की, और फिर आपको बोल दिया जाए कि जाके टैक्स कलेक्ट करो, तो चाबुक लेके आप जाओगे और टैक्स निकलवाओगे, क्योंकि वो पूरा एंटरप्राइज ही एक्सप्लॉयटेटिव है। हम्म आप उनको बिल्कुल ब्लेम करिए कि उन्होंने वो नौकरियां क्यों की, लेकिन देखिए सिस्टम बर्बाद हुआ था और वो ब्रिटिशर्स के एजेंट बन गए। तो आप उनको थूको, आप उनके मुंह। लेकिन वर्ण व्यवस्था कहां से आई इसमें? हम्म वर्ण व्यवस्था का क्या रोल है? और जब ये सब चल रहा था तो ऐसे भी रीजन थे, जैसे कि मोस्ट ऑफ इंडिया, जहां पे अगर मैं अपने राज्य की बात करूं, कश्मीर, तो जिस समय कहीं पे टैक्स कलेक्शन के चक्कर में एक छोटे से पॉकेट में महाराष्ट्र के अगर कोई ब्राह्मण जो फार्मर्स थे उनके ऊपर चाबुक चला रहा था, तो हम ब्राह्मण थे जिनके ऊपर चाबुक चल रहे थे उसी समय। तो ये चल रहा था, मतलब ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है उस टाइम। और इसमें एक जगह का एग्जांपल देना, उसको पूरा स्केल अप करके कि ये पूरे भारत में हो रहा था, ऐसा बोलना गलत है। अगर मैं ये बोलूं कि हर जगह पे जो कश्मीर की स्थिति थी वो हर जगह पे थी, वो भी उतना ही गलत है। तो हर अलग अलग जगह पे अलग अलग परिस्थितियां थी, उसके हिसाब से एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा था। किसका कैसा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ये भी इट इज अप फॉर स्टडी एंड इट इज अप फॉर डिस्कशन। पर कहने का मतलब ये है कि ये जो इन्होंने एक ट्रोप बना दिया है ना, एक मीम बना दिया है इसका, कि ओ ब्राह्मणों ने, अरे ब्राह्मणों की तरफ से जो एक्सप्लॉयटेशन वो तो बहुत कम था, बाकी जातियां भी तो इन्वॉल्व थी। और इससे अगर हम आज की बात करें, ठीक है, आज की जो SC ST एट्रोसिटीज की बात करते हैं, पहले तो ये एट्रोसिटीज का जो शब्द है, एट्रोसिटी होता क्या है? एट्रोसिटी तो वो होता है जो एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम हो, कि मैं अट्रॉसिटी कर रहा हूं, मैंने जेनोसाइड किया और ये प्री प्लान्ड है, और इसमें जो दूसरा पक्ष है वो खत्म, डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अब कहीं पे
अब जैसे ब्रिटिशर्स ने लैंड रिफॉर्म्स लाए या इवन स्वतंत्र भारत में लैंड रिफॉर्म्स हुए, तो जो कम्युनिटीज एक साथ रह रही थी उनके बीच में कुछ लैंड था, जब लैंड रिफॉर्म हुआ तो लैंड रीएलोकेट हुआ, किसी का कुछ नुकसान हुआ, किसी का कुछ फायदा हुआ। तो उस सिचुएशन में जब उनके बीच झगड़े हुए, लेकिन नेचुरल है ना, जो 1000 साल से एक साथ रह रहे हैं, एक गांव किसी जाति का है, दूसरा गांव किसी जाति का है, और गवर्नमेंट ने आके बोल दिया नहीं अब हम बताते हैं किसका कितना लैंड है, तो जिसका लैंड गया वो गुस्सा हो गया, जिसको मिला वो खुश हो गया। तो ये जो इस प्रकार की दुश्मनी है ये बहुत जगह, नॉर्थ इंडिया में खासतौर से बहुत जगह है। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जातियों के बीच ही हुआ, क्योंकि ये कम्युनिटी ओन्ड लैंड्स थे, है ना। मेरा लैंड है, मेरे चाचा का है, मेरे दूर के रिश्तेदार का है, जो हम एक साथ गांव में रह रहे हैं, हमारा लैंड है और वो किसी और को दे दिया गया। तो ये जो झगड़े हुए ये जातियों के बीच हुए, पर क्या ये वर्ण व्यवस्था के कारण हुए? ये तो इकोनॉमिक है, रीजंस इकोनॉमिक रीजंस है और पॉलिटिकल रीजंस है कि सरकार ने किस तरह से वो रीएलोकेट किया लैंड। तो उसको आप पुरुष सूक्त में ढूंढ रहे हो, उसको आप ये कह रहे हो कि ये कास्टिज्म है क्योंकि ये पुरुष सूक्त में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण फेस से आता है और शूद्र जो है वो पैरों से आता है, तो इसलिए वो गलत है। पहले तो आप उस मेटाफर को ही परवर्ट कर रहे हो और अपने धर्म के ऊपर थूक रहे हो, लेकिन वो चलो वो भूल भी जाओ, लेकिन उस चीज को यूज करना टू जस्टिफाई और टू एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग टुडे, हाउ सिली एंड रिडिकुलस इज। आप बताओ। सर मेरे को लगता है कि मैं ना इस जो क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि ब्राह्मण पढ़ाते थे, शूद्र ने भारत को बनाया, क्षत्रिय ने टैक्स कलेक्ट करा। सर मेरे को लगता है कि मैं इस क्वेश्चन को बेसिकली समझता हूँ, और ये जो जब बात लोग करते हैं ना कि ऑपरेशन हुआ था, तो वो ये बात कर रहे हैं कि जैसे हमने पढ़ा है कि जब जैसे एक दलित आते हैं और एससी और एसटी आते हैं, जो कि वर्ड ये मेरे ख्याल इंग्लिश ब्रिटिश आने के बाद आया, तो वो ये इस बारे में बात करते हैं कि जब किसी दलित ने गांव से क्रॉस करना है तो वो चप्पल उतार के क्रॉस करेगा, या अपने पीछे झाड़ू बांध लेगा ताकि वो जब निकले तो वो साफ करता जाए, और ये ब्राह्मणों ने करा। तो इस मेरे ख्याल लोग इस बारे में बात करते हैं। तो सर ये कब हुआ, ये जब ये जो फेज था कि हाँ अब अगर दलित ने निकालना है तो वो घंटी बजा के निकलेगा कि हाँ मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो ये वो एट्रोसिटीज अगर हम इसको कह सकते हैं, तो ये कब हुई? नहीं नहीं, देखो देखो, इसमें बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जो ये वाला एपिसोड, जैसे ऐसे एपिसोड्स हैं, ये मोस्टली कॉलोनियल इंडिया के एपिसोड्स हैं। और जो डॉक्टर अंबेडकर ने भी जिनका उल्लेख किया है वो मोस्टली अपनी एक्सपीरियंसेस के हिसाब से बोल रहे हैं। और उस समय हालत बहुत खराब थी, ये मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। और उस समय जैसा कि आज भी जैसा हो रहा है, उस समय कई ऐसी जो मोस्टली, कहीं नहीं, अगर आप उसका एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें तो आपको ये पता चलेगा कि जो लोअर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट है वो अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट कॉन्फ्लिक्ट से बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो लोअर कास्ट वर्सेस लोअर, तो अगर अलग अलग जातियां एक साथ रह रही हैं, जैसे मैंने अभी वो लैंड रिफॉर्म का एग्जांपल दिया, तो यदि ये जातियां एक साथ रह रही हैं, एक ज्योग्राफिकल इसमें एरिया में स्प्रेड है, तो इनके बीच जब भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इनके बीच ज्यादा हुआ। ब्राह्मण का कॉन्फ्लिक्ट का कारण अलग था कि भाई वो ब्रिटिशर्स का रिप्रेजेंटेटिव या मुगलों का रिप्रेजेंटेटिव होके आया और उसने उन ऐसे अत्याचार किए। पर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं जो स्पॉन्टेनियस होते हैं ना, आज भी जो स्पॉन्टेनियस होते हैं कि अरे उसको उसने जोर से बोल दिया, लड़ाई हो गई और दोनों कम्युनिटीज के लोग आ गए और आपस में लड़ने लगे, ऐसा लोअर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट में कहीं ज्यादा होता है एज अपोज टू अपर कास्ट। तो इसमें ये भी कास्टिज्म वाली प्रॉब्लम नहीं है, इसमें प्रॉब्लम बहुत सारी है, ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है, और जो हिस्टोरिकल बैगेज लेकर चल रहे हैं हम उसकी प्रॉब्लम है। हिस्टोरिकल बैगेज इसलिए है क्योंकि हमारी लंबी हिस्ट्री है भाई, हम थोड़ी 200 साल पुरानी, 300 साल पुरानी कंट्री है यूनाइटेड स्टेट्स की तरह, कि हम बोले कि हाँ हम तो अभी से शुरू हुआ। हमारे तो पता नहीं कितने 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, 10,000 साल से हम एक साथ रह रहे हैं। तो उसमें प्यार भी हुआ, उसमें झगड़े भी हुए, उसमें बहुत कुछ चलता आ रहा है। तो जो जो ये अनटचेबिलिटी के जो ये एक्सट्रीम क्रूअल एग्जांपल्स हैं, ये मोस्टली जो है ये कॉलोनियल इंडिया के हैं। लेकिन ऐसा नहीं है अ, कि जो प्री कॉलोनियल इंडिया है उसमें भी जो ऐसी जो जातियां थी जिनको जो मेन विलेज है, जो गांव है, उससे बाहर रहना पड़ता था, ठीक है, और उनके लिए
सेम कुआं यूज नहीं होता था, और ऐसा जो छूअछूत का जो एक जो प्रथा चली आई थी वो एक्सप्लेनेबल है, और वो आज के युग में वो एप्लीकेबल ही नहीं है, पर आप उसको उस युग के जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जज करोगे। तो हम बात कर रहे हैं प्री कॉलोनियल, प्री एंटीबायोटिक एज की, जहाँ पे कुछ जातियां ऐसी थी जो जैसे मान लीजिए जो लेदर के साथ काम करती हैं, जो चमार हैं, ठीक है, और उनको लेदर के साथ काम करने के लिए उनको जो डेड कार्कस है, जो 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 मरे हुए जानवर हैं, उनके साथ डील करना पड़ता है। तो ऐसी जातियों का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये जो, क्योंकि वो ऑक्यूपेशनल था उनका, तो उनकी इम्यूनिटी भी थी उसमें, ठीक है, कि वो जो ये काम करते थे उनकी इम्यूनिटी भी हो गई। लेकिन ये, अगर ये उसी जगह पे रहेंगे जो बाकी जहां रह रहे हैं, तो डिजीजेस जो एपिडेमिक्स आज हम कोविड में एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, तो वही सिचुएशन प्री एंटीबायोटिक एरा में भी हुई है, कि जहां आपका जो व्यवसाय है वो है ही उस प्रकार का कि आप एक्सपोज्ड हो टू सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और आप कैरी करते हो कुछ डिजीजेस, पर आपको असर नहीं करता, यू आर जस्ट कैरियर्स, यू, इट डजंट अफेक्ट यू। तो वो डिस्टेंस उससे मेंटेन, पर वो बहुत कम परसेंटेज थी, बहुत कम ऐसी जातियां हैं जिनका ऐसा हुआ। बट के एस लाल के काम में जो के एस लाल हैं, जो हिस्टोरियन, एमिनेंट हिस्टोरियन, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट किया है ग्रोथ ऑफ शेड्यूल कास्ट टू शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया, बहुत सारी ऐसी जातियां थी जो नॉर्मल जो वर्ण व्यवस्था में थी, जो अवर्ण नहीं थी, सवर्ण जातियां थी, वो मुगल रूल में जंगलों में और पहाड़ों में छुप गई, वो चली गई अपनी अपनी जान बचाने के लिए, कन्वर्ट होने से बचने के लिए। और कुछ जनरेशंस के बाद, जब उनकी पीढ़ियां, काफी सारी पीढ़ियां उन्हीं कंडीशंस में बनी, तो वो वापस जब आई, तब तक सिचुएशन चेंज हो चुकी थी, तब तक उनका जो समाज में जो उनका इंटीग्रेशन था वो नहीं हो पाया, और वो उनका जो वर्ण है, उनका वर्ण अवर्ण हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना वर्ण खो दिया, जो वो ट्रेडिशनली जहाँ थे सिचुएशन में, वो भी भूल गए, बाकी भी भूल गए, जब वो वापस आए तो वो अवर्ण हो गए। और बाद में इतनी टर्बुलेंस हुई हिस्ट्री में, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए और ये आए, तो ये बढ़ती गई ऐसी जाती। पर ये भी कहना जरूरी है कि जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था भारतीय समाज का, उसमें जो अवर्ण थे वो एक्सप्लॉइटेड नहीं थे, उनको ग्रांट्स दिए जाते थे, जबकि सब सवर्ण जो थे वो टैक्स पे करते थे, है ना, जो राजा को टैक्स देते थे, अवर्ण टैक्स नहीं देते थे, उनको ग्रांट्स दिए जाते थे, तो उनको कॉम्पेंसेट भी किया जाता था एक तरह से, और उनको सेम रूल्स उनके लिए अप्लाई नहीं होते थे, जिस तरह की बंदिशें और जिस तरह की रूल्स सवर्णों के लिए थे, अवर्णों के लिए नहीं थे। अवर्ण अवर्ण जो थे वो अपने हिसाब से अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे विदाउट पेइंग टैक्स एंड इवन गेटिंग ग्रांट्स फ्रॉम द सोसाइटी। तो तो बात ये है कि आप किसी को इतना सिंप्लीफाई कर दें, किसी चीज को इतना सिंपलिस्टिक बना दें और उसको एक मीम की तरह बार बार डाल दें, तो वो एक तो जो सब्जेक्ट है उसके साथ जस्टिस नहीं करता, पर जो ज्यादा खतरनाक बात है वो ये है कि आज अगर आप ये झूठ फैलाते हैं और ये जो सिंपलिस्टिक वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री, जो एम्बैरेसिंग शैलो नोशंस जो हैं, उनको आप मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप कोई दुकान चला रहे हैं या क्योंकि आपको ट्विटर पर वर्चू सिग्नलिंग करनी है, तो उससे जो डेंजर है वो आज से 5 साल बाद आपको दिखाई देगा, जब जो ये गांव है जहाँ पे ये जय भीम के नारे लग रहे हैं और नीले झंडे चढ़ाए जा रहे हैं, और वहां ये बोला जा रहा है कि ब्राह्मण तो बाहर से आए हैं, इनको वापस निकालो, ग्राफिटी बनाई जाती है, दीवारों पे लिखा हुआ है, और ये जिस तरह का कास्टिज्म ये फैल रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? जब जेनोसाइड होगा उसके बाद कौन सॉरी बोलने वाला है किसी को? किसने सोचा है इसके बारे में? ये जो ट्विटर वाले हैं जो बोल रहे हैं 5 अगस्त तक बात मत करो, इनके साथ कभी हुआ है ऐसा? कभी इन्होंने वायलेंस देखी है? जब इनको पता चले ना, जब ये अपना दिमाग थोड़ा खोले और बीजेपी कांग्रेस से बाहर आए, तब इनके दिमाग में ये बात आएगी कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। खैर, तो सर अब वही बात है सर, मतलब ये जो टॉपिक ही है वो ऐसा है कि इसको हम कई बार ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं, इतना सिंपल है नहीं है। पर अब जैसे आपने ये सब पहले के एग्जांपल दिए, कॉलोनियल टाइम्स, उससे पहले भी, तो अब जैसे आज के टाइम में, जैसे फिर से मैं उसी एग्जांपल पर जाऊंगा कि शूद्र ने भारत को बनाया, ब्राह्मण ने पढ़ाया,
तो उसी एग्जाम्पल के हिसाब से सर आज के टाइम में जो ये वर्ण व्यवस्था है, चाहे वो जन्म से हो चाहे वो कर्म से हो, आज के टाइम में वो कहाँ पर स्टैंड करती है, और आपका इस पे क्या टेक है कि हाँ आज के टाइम में ये वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए कि हम, क्योंकि इसका एक वर्ण और व्यवस्था तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। वर्ण व्यवस्था कैसे एग्जिस्ट कर रही है? ट्विटर पे कर रही है सर। ट्विटर पे कर रही है, क्योंकि ट्विटर पे ही नहीं, पॉलिटिक्स में कर रही है, हाँ लॉ में कर बिल्कुल। रही है, ठीक है। वहां इसलिए कर रही है क्योंकि आपको ये जस्टिफाई करना है कि आपने रिजर्वेशंस, जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस हैं वो आपने एक्सटेंड की है किसी सोसाइटी के किसी पार्ट को, और आपने घोषित कर दिया है कि वो दबे कुचले लोग हैं, और उनका नाम आपने दलित बना दिया है। दलित क्या है? दलित कौन सा शब्द है? जो भी दलित यूज करता है ना, मुझे तो पहले ही उससे आपत्ति है कि दलित शब्द कैसे यूज कर सकते हो, यानी कि आप उनकी ही हिस्ट्री को डिनाई करके आप उनको बोल रहे हो कि तुम तो हमेशा से ही, तुम तो हजारों साल से दबे दबे कुचले हो, तुम तो कीड़े मकोड़े हो। तो ये शब्द से ही मुझे आपत्ति है। तो अब जब आपने ये डिसाइड किया कि इन इन जातियों को हमें रिजर्वेशन देना है, तो दो तरीके हैं उसको करने के। या तो आप सच के आधार पे करो कि ऐसा हुआ, ठीक है, और उस समय कॉलोनियल टाइम्स में काफी सारी जातियों को बहुत मुश्किल समय से गुजरना पड़ा और उनका स्टेटस गिर गया, और जो उनकी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन थी वो खत्म हो गई, और उस वजह से अब हम उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको थोड़े बेनिफिट्स एक्सटेंड कर रहे हैं। वो करने को ये लोग तैयार नहीं है। ये लोग ये बताने को तैयार कि आपके साथ तो हमेशा शोषण हुआ है, और ये लोग जो है इन्होंने शोषण किया है, क्योंकि बाकी लोग पूछेंगे भाई हमारी क्या गलती है इसमें, इसलिए नहीं नहीं इन्होंने ही शोषण किया। अगर आप डेटा दिखा दो, अगर आप स्कॉलरली एनालिसिस दिखा दो, अगर आप पेपर्स साइटेशन दे दो इनको कि कहाँ है भाई, किधर हुआ ये शोषण, कैसे किया सर, आप कैसे कह सकते हो कि ये ऑल परवेसिव भारत में हर जगह था, तो ये बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि ब्राह्मणों ने किया, लेकिन ये ब्राह्मणवाद की वजह से हुआ। अभी मतलब अब ब्राह्मणवाद आ गया, जब आपने बता दिया कि ब्राह्मण नहीं थे, तो ये बोलेंगे नहीं ब्राह्मणवाद की वजह से। ब्राह्मणवाद क्या है, इसका मतलब क्या है, ब्राह्मणवाद होता क्या है? क्या हिंदू धर्म ब्राह्मणवाद नहीं है? और धर्म और ब्राह्मणवाद में क्या अंतर है? कोई समझाएगा? किसी ने कोशिश की है ये डिफरेंस बताने की कि है क्या, व्हाट इज व्हाट? तो पर जो रिजर्वेशन भी है, अगर आप रिजर्वेशन को समझने की कोशिश करो तो रिजर्वेशन क्या कर रहा है कि वो जो एक जाति में जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है उसकी, मान लीजिए कोई डायमंड कटर है जिसका एक स्किल है, और वो स्किल उसको अपने फैमिली से मिला है, उसको खानदान से, उसकी पुश्तैनी स्किल है वो, और वो स्किल इतना स्पेशल है कि वो बिकता था, वो उसकी उसकी जो क्राफ्ट्समैनशिप है वो वर्ल्ड फेमस है। हाँ? तो जब वो स्किल आपके पास है, आप रिजर्वेशन देके उसको क्या कह रहे हो कि आप ये स्किल अपना घर पे छोड़ के आओ, यूनिवर्सिटी में एजुकेशन लो, किसी सिटी में जाओ और कहीं कहीं नौकरी कर लो 10-20 हजार। तो आप उसकी जो स्किल है उसको त्यागने को बोल रहे हो, और उसके बाद उसको एक बहुत ही ऑर्डिनरी, अगर वो लकी है, अगर उसका ठीक ठाक एजुकेशन हुआ और नौकरी वोकरी मिल गई, तो वो आके कहीं दिल्ली मुंबई किसी बड़े शहर में आके कोई नौकरी कर लेगा। और वो नौकरी क्या होगी, कोई क्लर्क की नौकरी हो गई मोस्टली, या किसी को कहीं पोस्टमैन लग गया, कहीं कुछ हो गया, जो भी है। तो ऐसी नौकरियां जो अनस्किल्ड है, अनस्किल्ड नौकरी वो करेगा। और ये जो ये जो संख्या है इन लोगों की जो अपनी ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन छोड़ के शहरों तक आए, अनस्किल्ड काम किया, कहीं कंस्ट्रक्शन वर्क किया, कहीं मजदूरी की, कहीं पे कहीं गवर्नमेंट जॉब ही मिल गया, लेकिन यही वो लोग हैं जिनके लिए ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं ये रायता विंग वाले, और कहते हैं कि यार देखो ये लोग जब कोविड-19 हुआ तो देखो इनको माइग्रेंट लेबरर्स को कैसे जाना पड़ा, और उनकी कोई किसी ने कुछ पूछा नहीं। भैया वो तो तुम्हें दिख रहा है अब, लेकिन ये वही लोग हैं जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके कहीं कुछ कहीं लग गए, और उसके बाद उनके अपने स्किल्स और अपनी इंडिपेंडेंस खत्म हो गई, कहीं पे जाके वो कहीं नौकरी या कहीं मजदूरी कर रहा है, और जब सिचुएशन खराब हुई तो किसी ने इनको नहीं पूछा। वो तुम्हें अब दिखाई दिया क्योंकि मीडिया में दिखाई दे रहा है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में जब तुम ट्विटर पे बयानबाजी करते हो तो ये लोग उन्हीं कंडीशंस में रह रहे हैं।
और तुम लोग वर्ण व्यवस्था को गाली दे रहे हो और तुम लोग पुरुष सूक्त के एग्जाम्पल दे रहे हो, लेकिन तुमने ये कभी बॉदर नहीं किया जानने का कि जिनकी जाति का ऑक्यूपेशन जो छीन लिया गया उसका क्या हुआ, उस बंदे का क्या हुआ। उसको बोल रहे हैं कि तुम मॉडर्निटी एम्ब्रेस करो, तुम भी पढ़ो, तुम भी अंग्रेजी बोलो। है? इनको पता नहीं है कि भारत की जनसंख्या कितनी है और तुम अंग्रेजी बोलने वाले कितने हो, और उसमें मैं अपने आप को भी गिनता हूं, ठीक है। लेकिन मैं हिपोक्रेसी को झेल नहीं सकता ना, कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं लकी हूं कि मैं प्रिविलेज में पैदा हुआ हूं और मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, और मैं अंग्रेजी बोल के मैं यूट्यूब पे लोगों को ये प्रवचन दे सकता हूं, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि पूरा भारत ऐसा ही है। अगर मैं एक हूं तो लाख ऐसे हैं जिनके पास ये प्रिविलेज नहीं, तो मैं वो कैसे बोल सकता हूँ, और मैं कैसे ये बोल सकता हूँ कि वो सब कुछ छोड़ दें, और हाँ उनको हम ये ब्रेड क्रम्स उनके ऊपर फेंक देते हैं, रोटी के टुकड़े फेंकते हैं, इन टुकड़ों पे वो पलेगा हमारे, ये कहने का मतलब है। सर मेरा फिर इसी पे ना एक और आगे इस यहाँ पे लोग यहाँ पे नहीं रुकते हैं, एक स्टेप आगे भी जाते हैं। ये कहते हैं कि ये तो चलो रिजर्वेशन है, जातिवाद है, अब ना इसको जातिवाद को भी खत्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा तो सनातन धर्म है, हम तो विद टाइम इवॉल्व करते हैं, हमारा कोई अब्राहमिक रिलीजन नहीं है जो एक किताब से जुड़ा हुआ है। अगर हमने प्रोग्रेस नहीं करा तो सनातन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो और हम जो अपने वेद हैं, ग्रंथ हैं, इनको हम इनकी इंटरप्रिटेशन को बदल सकते हैं और ये जातिवाद को खत्म कर सकते हैं। तो जातिवाद ये सबको खत्म करना चाहते हैं, ये इससे आगे बढ़ना चाहते हैं, इस पे आपका क्या राय है? देखिए जातिवाद, मैं तो वही कह रहा हूँ, जाति का खत्म होना तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस चीज है, क्योंकि जाति का मतलब ही है कि आपकी किनशिप है, आपकी कम्युनिटी है। अगर जाति खत्म हो जाए, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब वो डॉक्टर नारंग थे, जिनका दिल्ली में जिनके ऊपर अटैक हुआ, जिनको कुछ क्या समुदाय विशेष के लोगों ने जिनका मर्डर कर दिया, डॉक्टर नारंग थे, उनका नाम डॉक्टर नारंग था। तो क्या उखाड़ लिया हिंदुओं ने, क्या कर लिया सरकार ने, क्या किया? कुछ नहीं, बैठे हैं, न्यूज़पेपर में आया, हो सकता है कि कोई अरेस्ट हुआ हो, बेल पे छूट भी गया हो, किसी ने कुछ नहीं पूछा। अब आप इसको कंपेयर करिए कि मुजफ्फरनगर में जब एक लड़की के ऊपर छेड़छाड़ हुई, इसी समुदाय विशेष के कुछ 3 लोगों ने किसी के साथ छेड़छाड़ की, तो उसका रिस्पॉन्स क्या था? पूरा देश हिल गया। ठीक है, तो मैं वायलेंस को कंडोन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिफरेंस इन कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ। जहां पे कम्युनिटी है, जहां पे जाति है, वहां पे आपके पास कलेक्टिव स्ट्रेंथ है। किसी ने कुछ भी कर दिया तो आप एज अ कम्युनिटी, एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्स कर सकते हैं, दे सकते हैं, जो कि महानगरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में नहीं होता। यहाँ पे कोई कम्युनिटी नहीं, यहाँ आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली के बाद आपके ऑफिस के कलीग्स और कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप बाहर जाके बियर पीते हैं और कॉफी पीते हैं, बस। आपको कम्युनिटी का सेंस नहीं है। और ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ और हम कश्मीर में एक क्लोज कम्युनिटी है, थी हमारी। और जब मैं कश्मीर से दिल्ली आया तो मुझे वो, जब मैं बच्चा था तो मुझे तब समझ आया कि यार ये तो दुनिया ही बदल गई, ये तो कुछ और ही है, ऐसे थोड़ी होता है समाज। बच्चे का परसेप्शन बता रहा हूं। तो जो ये लोग पले बढ़े ही दिल्ली और मुंबई जैसी जगहों में, बड़े शहरों में पले बढ़ने वाले, और न्यूयॉर्क और मिलान में छुट्टियां मनाने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को नहीं पता कि जाति का इम्पोर्टेंस क्या है, जाति कितनी अपनी बिरादरी और अपनी कम्युनिटी का कितना क्लोज रिश्ता होता है आपके साथ। आप जब गिरते हैं तो वही आपको उठाते हैं। लेकिन उसका दूसरा पहलू है कि कई बार जाति ऐसा भी कर सकती है कि आप जो करना चाहते हैं उसके खिलाफ खड़े हो जाए, कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम बोलोगे यार ये तो इंडिविजुअलिटी। लेकिन ये जो इंटरप्ले है, यही तो लाइफ है। आप आप अपने परिवार से भी तो हमेशा अग्री नहीं करते। आप अपने परिवार से भी तो कहते हैं कि मैं छोड़कर चला जाऊंगा। परिवार वाले भी बोलते हैं कि जा, निकल जा यहाँ से, तू तो लायक ही नहीं है, तेरे को हमने पला पाल पाल पोस के, तू तो आस्तीन का सांप निकला। लेकिन ऐसे, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि परिवार को ही अबॉलिश कर दो भाई। यही तो लेफ्टिस्ट करते हैं, यही तो लेफ्टिस्ट, पूरा एजेंडा ही लेफ्ट का क्या है कि ब्रेक द इंडियन फैमिली, क्योंकि फैमिली इज ओप्रेसिव।
ये लोग एक स्टेप पीछे हैं, आगे जाके ये भी फैमिली बोलेंगे, एक स्टेप पीछे हैं, बोल रहे हैं ब्रेक द कम्युनिटी, सॉरी ब्रेक द कम्युनिटी है। तो, तो इनके आर्ग्यूमेंट और उनके आर्ग्यूमेंट में मुझे कोई अंतर बता दे तो मैं तृप्त हो जाऊं। सर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, इसका एग्जांपल तो नहीं है। तो अभी कुछ जब आपका ये ट्वीट स्टॉर्म कह लेते हैं इसको, वो हुआ, उसके बाद कल की बात है ये, कल हर्ष गुप्ता से भी आपकी वार्तालाप हुई, स्कॉलरली डिबेट हुई आपकी। उसके बाद कल हर्ष गुप्ता ने एक ट्वीट करा, उसके बाद जो स्वाति गोयल शर्मा है, जो स्वराज्य के लिए लिखते हैं, इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, और मैं जातिवाद से रिलेट कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने लिखा कि अभी क्या होता है कि अगर किसी पासवान के साथ समुदाय विशेष का कोई झड़प होती है, कोई झगड़ा होता है, और स्वाति गोयल शर्मा मैं भी मानता हूँ बहुत अच्छा काम करते हैं लड़कियों के अपहरण पे या गौ रक्षा पे। तो उन्होंने ऐसा लिखा कि अभी क्या होता है कि अगर कोई एक समुदाय विशेष पासवान पे अटैक करता है तो सिर्फ पासवान कम्युनिटी होती है जो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सिर्फ कोई ठाकुर होते हैं तो सिर्फ एक ठाकुर कम्युनिटी होती है। तो क्या होगा अगर हम इस जाति को खत्म कर देना, तो ये ठाकुर नहीं रहेंगे, पासवान नहीं रहेंगे, तो हम ऑब्वियसली एक हिंदू सोसाइटी बन जाएगी। तो ये कहाँ तक वैलिड है कि अगर हम आपकी ये छोटी छोटी जैसे जातिवाद है, जातियां, इसको खत्म कर दें तो हम टोटल एक हिंदू कम्युनिटी बन जाएगी? क्या ये होगा, क्या ये हो सकता है? ये आपका इस नहीं, ये आर्गुमेंट पे बकवास है, ये बकवास है, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सोशल इंजीनियरिंग के यूटोपिया के ड्रीम्स हैं, ऐसा नहीं होता। आप जो चाहते हैं वैसा नहीं होता। जो जो सोसाइटी है वो एक तरह से इवॉल्व होती है, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और वो फेक नहीं किए जा सकते। मैं ये नहीं बोल सकता आपको कि हाँ हाँ हम दोनों हिंदू हैं तो हम भाई बन गए, जब तक हमारे कुछ कॉमन नहीं हो हमारे बीच, सेम चीज पे हम बात नहीं कर सकते। अगर हम उस मॉडल को अप्लाई करते हैं जिस मॉडल की ये बात कर रहे हैं, तो हम में और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। वही मैंने अपने उधर ऑप इंडिया के ओपनिंग रिमार्क्स में भी बोला था कि द हिंदू आइडियल इज द हार्मनी बिटवीन संप्रदायज एंड जातिज। इट इज द हार्मनी बिटवीन वेरियस कम्युनिटीज। इट इज नॉट अ मोनोलिथिक यूनिटी। मोनोलिथिक यूनिटी जो है, यानी कि एक एक जैसा सब कुछ, होमोजेनाइजेशन, सब सब सफेद सब काला, ऐसा, ये जो है ये एक क्रिश्चियन या इब्राहिमिक आइडिया है, जहां पे आप बोलें कि नहीं ये मेरी किताब है, वी आर पीपल ऑफ द बुक, बाइबल में ऐसा लिखा है, हम सब उसको मानते हैं। हालांकि क्रिश्चियनिटी में भी बहुत सारे सेक्ट्स हैं, पर क्योंकि वो एक ही किताब को मानते हैं और उसमें वो किताब भी यूं लिखी गई है कि वो एक कमांडमेंट्स है कि आपको ये करना है, वो सही है, ये पाप है, ये पुण्य है, सिंपल, ठीक है। तो आप सब एक तरह से अलाइन हो सकते हैं। सिमिलरली कुरान में भी ऐसा ही है, आयतें ऐसी ही है और फिर हदीस है, और उसी के अनुसार आप मुस्लिम्स भी एकजुट हो जाते हैं। अब इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का जो यूनिटी है वो इस वजह से आता है क्योंकि उनका जो एक्सटर्नल एनिमी है वो डिफाइंड है। वो आपको, वो उनके उनके ग्रंथ में लिखा हुआ है कि जो काफिर है उसको या तो तुम मुसलमान या क्रिश्चियन बना दो, या वो तुम्हारा दुश्मन है, या वो नरक में जाएगा, जहन्नुम में जाएगा। हमारे साथ ऐसा नहीं है ना, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई रहने जियो और जीने दो। तो तो जो हमारे संप्रदाय हैं, जो हमारी जातियां हैं, जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है भारत की, वो इसी कारण से है क्योंकि हमने कोई एक सिंगल प्रोग्राम ऊपर से इम्पोज नहीं किया। जो जैसे जिस, वो अपने कोई ग्राम देवता को पूज रहा है, कोई अपने कुल देवता को पूज रहा है, उसी को हमने कंटिन्यू रखा। हमने कहा कि आप करो क्योंकि आपको उसमें मीनिंग नजर आ रहा है, और वही देवता है जो जो सुपर मेंटल प्लेन से आता है। जो अगर हम आस्तिक दृष्टि से देखें तो वो देवता देवता है, हम कैसे उसको डिनाई कर सकते हैं भाई। उसको अगर कोई बंदा अपने ग्राम देवता को पूज के उसको मीनिंग भी मिल रहा है और उसको फल मिल रहे हैं, उसको उसकी उसका जीवन सफल हो रहा है, तो मैं उसको जाके लेक्चर क्यों दूंगा कि तुम ऐसा मत करो वैसा करो। तो अगर आप पॉलिटिकल यूनिटी की बात करते हैं तो आप फिर ये जो डाइवर्सिटी है जो धर्म की, उसको कॉम्प्रोमाइज कर देंगे क्योंकि आप पॉलिटिकल यूनिटी को धर्म के ऊपर थोप देंगे, तो वो बहुत डेंजरस है। जबकि जो कंपैरिजन, जो मैंने दूसरी बात बताई, हार्मनी बिटवीन कम्युनिटीज, वो आपको सामने दिखाई दे रही है। मैं सबरीमला मंदिर गया नहीं,
मैं अयप्पा के बारे में जानता भी नहीं था इससे पहले कि मैं चेन्नई में रहा, परंतु जब सबरीमला के ऊपर आघात हुआ तो मैं खड़ा हुआ सबरीमला के लिए, क्योंकि वो मेरे बहन भाई हैं केरला के लोग, जिनके ऊपर अटैक हुआ, और और उनका देवता मेरा देवता है। भले ही मैं उस संप्रदाय से ना बिलोंग करता हूँ, भले ही मेरी प्रैक्टिसेस अलग हो, मेरे रिचुअल्स अलग हो, मेरी फिलॉसफी अलग हो, लेकिन मैं इतना प्रिंसिपल तो मानता हूं ना कि जो वो उनका जो देवता है, वो उनको जो हक है, उनका जो अधिकार है अपने देवता को पूजा करने का, अपने अनुसार, अपने शास्त्र अनुसार और अपने ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, वो मैं उनके लिए साथ खड़े रहूंगा और सॉलिडारिटी में रहूंगा। तो ये हार्मनी का मतलब है। तो हार्मनी की कोशिश होनी चाहिए, ये थोड़ी कि ये जो जिस तरह का इब्राहिमिक जो कमांडमेंटलाइजेशन ये करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझ ही नहीं आता ना, मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, इन्हें तो समझ ही नहीं आता। ये तो बोलते हैं कि मनुस्मृति भी झूठ है, ये तो बोलते हैं कि कामशास्त्र भी झूठ है, जो इनको समझ नहीं है। ये तो बोलते हैं कि पशु बलि नहीं थी कभी भारत, भाई वेदों में पशु बलि लिखी हुई है। इस पे भी हमारे चैनल के ऊपर बहुत लंबा हमारे ऊपर अटैक्स हुए, यही इन्हीं लोगों के लोग थे वो, जो ये बोलते हैं कि हमने कहा कि जो त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर के अंदर एक बकरा कटता था दिन में। तो हमने कहा कि ये कैसे, कोर्ट कैसे बोल सकता है कि ये नहीं होना चाहिए, भाई बकरा कट रहा है, देवी को बलि चाहिए, तो तुम कौन होते हो भाई बोलने वाले। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं, वी शुड नॉट किल एनिमल्स। क्यों भाई, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेन स्ट्रीम हिंदू समाज है उसकी क्या हालत है। नहीं नहीं, ये कहीं नहीं लिखा वेदों में। तो क्या बात कर रहे हो भाई, वेदों में तो अश्वमेध यज्ञ यज्ञ होता था। तो अश्वमेध यज्ञ में क्या आप मतलब आप मूलियां देते थे सैक्रिफाइस में, क्या होता था अश्वमेध का क्या, नहीं नहीं, अश्वमेध का मतलब कुछ और है। मांस का मतलब जो है ना, उसमें मांस का मतलब है कि जो जो आम का जो पल्प होता है ना, माजा में जो यूज होता है वो दिया जाता है। तो ऐसी टाइप की डिस्टॉर्शन करके आप किसको बेवकूफ बना रहे हो यार। तो इनको बोला जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इनको बोला जाए कि देखो भाई, आपको मीट नहीं खाना तो मत खाओ, आपको बलि नहीं देनी तो कोई आपको थोड़ी पकड़ के ले जा रहा है, बाल कान खींच के आपके ले जा रहा है कि नहीं बलि दो। आप अपने संप्रदाय के हिसाब से रहो, आपका वैष्णव संप्रदाय है, आपका जो भी संप्रदाय है उसके हिसाब से रहो। लेकिन इतना बता दें कि वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्यों ने भी वेदों में पशु बलि को एंडोर्स किया है और बोला है कि ये तो हिंसा ही नहीं है। आप उससे, मतलब कहने का मतलब है कि आप डिसएग्री करो, आप बोलो कि गलत बोल रहे हैं वो लोग और आप मत मानो, लेकिन जो मान रहे हैं उनके ऊपर क्यों अपना ये मोरालिटी थोप रहे हो। और तुम हो कौन, तुम्हारी कॉन्शियंस है क्या, तुम्हारी कॉन्शियंस तुम्हारे लिए है, तुम मत खाओ मीट भाई। लेकिन अगर देवी के मंदिर में बलि नहीं चढ़ेगी तो मैं वहां खड़े होऊंगा और मैं बोलूंगा क्यों नहीं चढ़ेगी, क्योंकि मैं शाक्त हूं। बात समझ आ रही है। तो ये जो मोनोलिथिक तरीका है, मोनोथीज्म और ये मोनोकल्चर स्प्रेड करने का ये जो इनका मिशन है, ये क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से कोई कम नहीं है। जो उनका जो एजेंडा है वही एजेंडा ये भी है, दूसरे रूप में। तो इसके साथ हम कभी खड़े नहीं हो सकते, इससे हम हमेशा लड़ेंगे। तो जो ये लोग हैं जो मॉडर्निटी को बहुत महान समझते हैं, ये लोग वर्ण व्यवस्था को यूजेनिक्स के साथ कंपेयर करते हैं कि आप सोशल इंजीनियरिंग करके और आप किस तरह डिटरमिन, आप ये कोशिश कर रहे हैं, जो हिटलर का एक्सपेरिमेंट था ना, हिटलर जो चाह रहा था कि जूस को खत्म कर दो, इसको खत्म कर दो, उसको सिर्फ प्योर आर्यन ब्लड रहे, वो आरोप ये वर्ण व्यवस्था पे लगाते हैं, जबकि वर्ण व्यवस्था एक बॉटम अप अप्रोच था। ये लोग ये नहीं क्वेश्चन करते आज के मॉडर्न हिंदू कि एक समय आ रहा है जब डिजाइनर बेबीज की बात हो रही है कि आपके बच्चे को ब्लू आईज चाहिए, तो वो आप जेनेटिकली उसको कंट्रोल करके आपका बच्चा ब्लू आईड पैदा होगा। इतने डेंजरस पाथ पे जब ह्यूमैनिटी है, उस समय आप इन चीजों को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, आप ये बोल रहे हो कि नहीं नहीं उसमें वर्ण व्यवस्था में ना ये था सोशल इंजीनियरिंग। अरे क्या घंटा सोशल इंजीनियरिंग का तुम्हें पता भी है क्यों किस तरह से हुआ। तो ये इग्नोरेंस है और कुछ नहीं। तो सर एक और जो बहुत प्रेवलेंट थीम थी जो आपके रिप्लाईज में आती है, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो ये होती है कि जैसे लोग ना एक एग्जांपल के तौर पे इसको मानते हैं कि जैसे मान लो जो हमारे एपिक्स हैं, जिनको हम एपिक्स कहते हैं,
कि जो महाभारत है या रामायण है उसमें कोई जातिवाद ही नहीं था। तो उसमें कोई ऐसा नहीं था कि कोई मतलब उसको जातिवाद कास्टिज्म के साथ जोड़ते हैं कि भाई देखो उसमें तो सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट नेम यूज होते थे, अरे क्या लक्ष्मण। बात करते हैं यार, क्या बात करते हैं। रामायण में कैसे जातिवाद नहीं था? रामायण में कितनी बार श्री राम के बारे में ऐसा बोला गया है कि ये क्षत्रिय धर्म इनको निभाना पड़ेगा। क्षत्रिय धर्म क्या होता है? क्षत्रिय जो उन्होंने जो भी किया, जो उनका बलिदान था और जो वो वनवास के लिए चले गए, हर बार यही बोल के गए कि मेरा क्षत्रिय धर्म है। ठीक है, हर जगह ये बोला जाता है। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं, ये पता नहीं कौन सी किताबें पढ़ते हैं और जहाँ पे ये लिखा होता है कि नहीं, हर जगह तो है भाई। तो जातिवाद नहीं है वो, देखिए जातिवाद नहीं है, जाति धर्म है कि मैं जिस जाति से मैं जिस कम्युनिटी को बिलोंग करता हूँ, मेरा जहाँ जन्म हुआ है उस कल्चर को एक्नॉलेज कर रहा हूँ मैं। अगर मैं कश्मीरी पंडित हूँ तो मैं अगर ये बोलूँ कि हाँ भाई मेरा एजुकेशन की तरफ अगर मेरा रुझान है तो मैं अपना जाति धर्म निभा रहा हूँ, हम्म। तो इसमें क्या पाप है ये बोलना? मुझे तो समझ नहीं आता। सर मैं यहाँ पे मैं आपका एक और वही वापस आऊंगा स्कॉलरी डिबेट पे हर्ष गुप्ता के साथ। तो मुझे वो वाली डिबेट जो हुई आपके ट्विटर पे वो दो चीजों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। सर पहला तो ये है कि जो हर्ष गुप्ता है बहुत एग्रेसिव ट्वीट्स करते हैं, उसके बाद ट्वीट्स को डिलीट कर देते हैं, और फिर ट्वीट करके डिलीट करने पे वो गर्व लेते हैं, वो मुझे नहीं समझ आता। सर सर दूसरी चीज ये है कि वो एक तरह से ना एंटी कास्ट क्रूसेडर मानते हैं अपने आप को, कहते हैं कि भाई कास्ट को तो जड़ से खत्म कर देना चाहिए। वो हर्ष गुप्ता भी नहीं, हर्ष मधुसूदन लिखते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, पर जब आपका वो ऑप इंडिया वाला डिबेट होता है जिसमें आप 6 लोग थे, तो उसके एंड में वो ये कहते हैं कि नहीं कास्ट नहीं होनी चाहिए, पर हाँ ठीक है अगर टेम्पल्स हैं इसमें कास्ट को मैं कहता हूँ कि हाँ एंडोर्स करता हूँ, होनी चाहिए। और वो एक और एग्जांपल देते हैं कि एक और चीज के बारे में वो एग्जांपल देते हैं कि हाँ यहाँ पे भी कास्ट होनी चाहिए। फिर एक होता है कि हाँ सरकार जब इंटर कास्ट मैरिज होती है एक दलित और नॉन दलित की, जो वो 50,000 कहते हैं असल में 2.5 लाख है, कि 2.5 लाख जो सरकार रकम देती है, मैं इसे भी नहीं एंडोर्स करता हूँ। एंटी कास्ट होनी चाहिए, पर ये कुछ ज्यादा थोपने वाली बात है कि ये प्रमोशन हो गई है एंटी कास्ट की, तो मैं इसको भी नहीं देता हूँ। तो एक तरफ से ये एंटी कास्ट लोग जो हैं ये कहते हैं कि एंटी कास्ट नहीं होनी चाहिए, पर इसके खिलाफ कोई स्टेप्स नहीं लेते हैं। ये कहते हैं कि नहीं ये कुछ ज्यादा सरकार कर रही है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये दोगलापन क्यों है? तो अगर आप इसके बारे में कुछ कहें, और आपकी जो डिबेट हुई, और मैं उसको भी लिंक करना चाहता था पर वो ट्वीट ही नहीं बची हैं, वो डिलीट हो चुकी हैं, तो मैं कर नहीं पाऊंगा अब। नहीं तो इसका कारण ये है कि अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। वो दूसरा था कि वो कहते हैं कि खप जो होती हैं, खप पंचायत होती है, उसमें भी कास्ट सही है। तो हाँ ये दो एग्जाम्पल थे। आवाज आ रही है सर आपकी? देखिए, मेन मेन जो मुद्दा है वो ये है कि अगर कास्ट है तो कास्ट का मतलब क्या है, यानी जाति क्या होती है। तो यदि आपको जाति का वैल्यू और जाति का मतलब समझ आ जाए तो बहुत सरल है बाकी चीजें समझना कि हाँ अच्छा जाति ये है। फिर ना तो आप कोई मॉरल पोजीशन ले सकते हैं उस पर, क्योंकि जैसे मैंने कल एक ट्वीट किया था किसी के रिस्पॉन्स में, मैं ट्वीट बहुत कम करता हूँ वैसे। तो कल मैंने एक रिस्पॉन्स किया था कि भाई जाति को लेके मॉरल पोजीशन लेना मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है उसके लिए आप कोई मॉरल पोजीशन लोगे? हम्म। भाई पत्ते जो हैं जो पौधों के, वो सनलाइट को लेके अपना खाना बनाते हैं। तो ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। उसी तरह जातियां भी एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। और जातियों के होने से हो सकता है कुछ जो ये सोशल ऑर्डर है सिविलाइजेशन का ही होना। सिविलाइजेशन इटसेल्फ इज अ कंटेंशियस इशू देन, कि आप कैसे ये कह सकते हो कि यही तरीका सही है। आप अपने आप को सिविलाइज्ड बोल के दूसरे को, जो हंटर गैदरर सोसाइटी थी, उससे जब ट्रांजिशन हुआ तो आप कैसे बोल सकते हो कि सिविलाइजेशन इज बेटर? है ना? तो ये बहुत गहरे सवाल है। लेकिन अगर आप जाति को बेसिकली समझ जाओ कि जाति है क्या, तो आपके सारे ये जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप ये चीजें नहीं, फिर आप उसको मॉरली नहीं देखते। फिर आप ये नहीं बोलते कि ये गलत है, इसको खत्म होना चाहिए। फिर आप देखते हो कि अच्छा जाति ऐसे है, जाति के कारण ये फायदे हो रहे हैं उनको, लोगों को, और इसी जाति के कारण ये नुकसान है कि इनके झगड़े हो रहे हैं। अच्छा, इन झगड़ों को हम कैसे सुलझा सकते हैं? तो वही जीनियस वर्ण व्यवस्था का है, कि जहां उन्होंने देखा कि ये फ्रीली जब लोग रह रहे हैं विदाउट एनी इम्पोजिशन फ्रॉम द टॉप, विदाउट एनी सैंक्शंस की मतलब तुम्हें ऐसे रहना है, वैसा कुछ नहीं। क्योंकि धार्मिक लिविंग इज लाइक दैट, धार्मिक लिविंग इज फ्री लिविंग।
तो धर्म का मतलब ही ये है, इसीलिए हम इतने साल सस्टेन कर सके, हमारे पास प्रूफ है। देखिए भाई, ये ऑर्डिनरी बात नहीं है। हिंदुओं के पास, हिंदू सभ्यता के पास प्रूफ है कि हमारे आइडियाज वर्क करते हैं, आर आइडियाज वर्क। हमने जो सोचा वो वास्तविकता से के बहुत समीप है, ठीक है, उसके साथ मेल खाती है। तो जब हम ये समझ जाते हैं, तो वर्ण व्यवस्था में इसी तरह व्यवस्था का कारण ये था कि जब कम्युनिटीज एक साथ रहती हैं तो उनमें फ्रिक्शन भी होती है, उनमें फॉल्ट लाइंस भी होती है। उन फॉल्ट लाइंस को मिनिमाइज कैसे किया जाए, जैसे कि अंग्रेजी में कहावत है, गुड नेबर्स, गुड वॉल्स मेक गुड नेबर्स। तो आप एक डिस्टेंसिंग जो रखेंगे जो कम्युनिटीज के बीच, कि भाई आप लोग व्यवसाय कर लो, आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लो, कोई कोई आपको पढ़ा रहा है, आप किसी के बाल काट रहे हो, कोई आपको कोई सामान बेच रहा है, कोई आपकी रक्षा कर रहा है। लेकिन अगर आप ज्यादा मिलजुल जाओगे, जिसको वर्ण संकर बोला जाता है, अगर आप ज्यादा मिलजुल जाओगे तो ये कंफ्यूजन मच जाएगा और आप एक दूसरे से लड़ते ही रहोगे। तो वर्ण संकर का असली मतलब वो है। तो जो बेसिक एक हाइजीन है कि आप अपने नेबर्स के साथ भी दीवार बनाते हो ना, ऐसा तो है नहीं कि आप उनके घर में डायरेक्ट चले जाओ, पूछ के ही जाओगे ना, नॉक करके जाओगे ना। तो ये जो एक बेसिक सोशल हाइजीन है, ये वर्ण व्यवस्था है, और जो आज के युग में टूट चुकी है। तो जब ये लोग इसको देखते हैं तो ये एकदम से अपने आप को एक सेल्फ कंग्रेचुलेटरी, जिसको मैंने बोला था, कि आप अपने आप को सेल्फ सर्टिफाई कर देते हैं कि हम तो हैं ही बेटर। जबकि इनको पता ही नहीं, इन्होंने कभी क्रिटिक ही नहीं किया मॉडर्निटी को। इनको पता ही नहीं कि मॉडर्निटी कितना बड़ा मॉन्स्टर है। ये आज जो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉलोनाइज्ड लोग हैं, ये जो आज बात कर रहे हैं, ये बातें 100 साल 150 साल पहले यूरोप में हो चुकी। और यूरोप का जो कोलैप्स हमें दिख रहा है आज, यूरोप की कोई आइडेंटिटी नहीं है और फाइनेंशियल कोलैप्स है, वो इसी कारण है कि वो इस साइकिल से गुजर चुके हैं। क्या हमें वही बर्बादी चाहिए? यूरोप के पास कम से कम कॉलोनियल लूट तो था कि वो पैसे से ऐश तो कर पा रहे थे, हमारे पास तो वो भी नहीं है। हम वही बर्बादी चाहते हैं क्या यहाँ पे भी? तो इनको, अगर सोसाइटी में, अगर समाज की जो विकृतियां हैं उनमें सुधार लाना है और उनको टैकल करना है, तो इन्हें मॉडर्निटी को क्रिटिक करना पड़ेगा। इन्हें ये देखना पड़ेगा कि आजकल के अरेंजमेंट में जो लेबर है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जो चमड़े का काम है, आप जो लेदर का आपने बेल्ट पहना हुआ है, जो लेदर का बेल्ट है, वो आपको एक प्राइस पे मिलता है। नहीं पहना हुआ है। मैं देख रहा था, दिख रहा है इसमें? वाह। तो लेदर का जो बेल्ट है वो आपको एक एक प्राइस पे मिलता है। वो प्राइस मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करते हैं, है? ऐसा बोला जाता है। लेकिन मार्केट फोर्सेस तो आपके डिमांड एंड सप्लाई के वो डिटरमिन करते हैं, लेकिन जो वो बेल्ट बना रहा है उसका एक रॉ मटेरियल कॉस्ट है, उसका एक लेबर कॉस्ट है, जो वो वही चमार उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है। और वैसे जो जो लेदर इंडस्ट्री है वो पूरी तरह मुस्लिम्स एक तरह से कैप्चर कर चुके हैं। तो जो ये चमार जातियां हैं ये उसमें काम करती हैं, और आपको ये जो बेल्ट है ये एक किसी प्राइस पे, ये प्राइस पे मिलता है, जो कि ब्रांडेड होता है, लाकोस्टे या कौन सा जो भी ब्रांड है, हाई डिजाइन है, हाई डिजाइन जो भी बोलते हैं उसको, ये वाले ब्रांड आपको मिलते हैं, एक प्राइस पे मिलते हैं। इसका सारा प्रॉफिट ये कंपनियां खा जाती हैं। उनको क्या मिलता है? उनको एक्सप्लॉयटेशन मिलती है, ठीक है? तो ये जो जाति जाति ये जो पुरुष सूक्त में और धर्मशास्त्रों में ये गलतियां ढूंढते हैं, इनको ये पूछना चाहिए कि आज के मॉडर्न सिस्टम, मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिस्टम में जो तुमने इन जातियों का शोषण कर रखा है, उसका जवाब दो भाई। वो कहां से, उस उनके वेजेस क्यों नहीं फिक्स हुए सही? उनका शोषण क्यों चल रहा है? अगर उनके वेजेस सही फिक्स होने लगे तो ये मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि ये बेल्ट अनअफोर्डेबल हो जाएगा। तो जो ये जो पिछड़ी जाति के लोग हैं जिनका आज शोषण हो रहा है, उनके कारण आप यहाँ बैठ के कॉफी पी रहे हो। अफ्रीका में जो शोषण हो रहा है, जो अफ्रीका में जो फार्मर है कॉफी का, उसको कुछ नहीं मिलता, वो अपने 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता, और वही कॉफी आप जाके स्टारबक्स में पीते हो। तो आप जो ये हमारे ऋषियों पे थूकते हो, उसकी जगह आप आजकल के मॉडर्न सिस्टम पे क्यों नहीं आप कटाक्ष मारते? क्योंकि आप उसके बेनिफिशियरी हो।
आपको बारिस्ता में जाके कॉफी पीनी है और आपको अच्छा लगना चाहिए, वो आप करोगे, उसमें आपको कुछ गलत नहीं दिखाई देता। जो आपके प्लेट पे, आपके डाइनिंग टेबल पे खाना आ रहा है, आपको ये भी नहीं पता वो खाना कहाँ से आ रहा है। ये मॉडर्निटी का एक एक डिस्क्रिप्शन है, एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न लाइफ का, कि आपके आपके प्लेट के ऊपर जो चावल आ रहा है, उसमें जो सब्जियां आ रही है, जो आप खा रहे हो, जो आप बिस्कुट खा रहे हो, चॉकलेट खा रहे हो, आपको नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है। वो वहां से आ रहा है जहां लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, इसीलिए आपके पास आ पा रहा है। ये इंडस्ट्री जो है, ये मॉडर्न इंडस्ट्री इटसेल्फ इज बिल्ट ऑन द ब्लड ऑफ द एक्सप्लॉइटेड, और इसको आप जस्टिफाई कर रहे हो और इसको बोल रहे हो कि ये इगैलिटेरियनिज्म है, और इसमें तो हाँ जी विमेन्स राइट्स और फेमिनिज्म, और जी बहुत बढ़िया, ये तो बहुत आगे निकल गए हम तो ये पिछड़ी, ये खाप पंचायत वाले, अरे अरे अरे, ये तो बहुत पीछे, इनको पता ही नहीं कुछ यार, बकवास करते हैं। तो सर मैं एक, वैसे तो 12-1 घंटे से ऊपर हो गया सर, आप हम इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा रैप अप करेंगे। तो मेरे को भी ना सर ये होता है कि जब मैंने पहली बार सुना था, जब पता भी नहीं मेरे को मैंने कब सुना था पहली बार, कि जब ये वर्ड सुना था मैंने, एंटी कास्ट क्रूसेडर्स, मुझे लगा था कि वाह यार ये होना चाहिए। पर उसके बाद से जब मैं इनके आर्गूमेंट सुनता हूँ तो कभी भी कोई, एक तो क्या बोलते हैं उसको, एक्शन स्टेप्स नहीं होते कि भाई हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बस ये कहते हैं कि हम एंटी कास्ट क्रूसेडर्स हैं, और ट्विटर पे भी सर हर्ष गुप्ता के इतने फॉलोअर्स हैं, वो पूरा लिखते हैं, पर सेंस नहीं बनती उन बातों की। मैं होती तो मैं जरूर बताता। तो उसके बाद भी जब वो ऑफ इंडिया में जब डिबेट कंक्लूड होता है, तो जो नूपुर शर्मा इनको कर रही होती हैं, मॉडरेट कर रही हैं इन डिबेट को, एंड में वो ये कहती हैं कि हर्ष गुप्ता हैज कंसीडर्ड कि हाँ, खाप पंचायत में कास्ट होनी चाहिए। मैं टेम्पल्स का भी टॉपिक आप तो अब नहीं कर पाएंगे कवर, कि टेम्पल्स में भी होना चाहिए, एंड ही हैज कंसीडर्ड कि होना चाहिए, और बिल्कुल कास्ट खत्म नहीं होनी चाहिए। एंटी कास्ट मतलब एंटी कास्ट वाला जो जो चीज है वो नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ शी ऑल्सो सेज कि आशीष धर हैज कंसीडर्ड दिस, बट आई कुड नॉट गेट व्हाट यू हैव कंसीडर्ड, सो इफ यू कुड टेल अस कि उन्होंने कहा कुछ तो कि नो, तो हाँ। मैंने उसमें ये देखिए, मैंने उसमें ये बोला था कि इन प्रिंसिपल मुझे रिजर्वेशन से आपत्ति नहीं है, बर्थ बेस्ड हो या इकोनॉमिक हो, दैट नीड्स टू बी वर्कड आउट। तो क्योंकि मेरे अनुसार सभ्य समाज का एक लक्षण ये है कि आप जो पिछड़ा वर्ग है और जो सफर कर रहा है, उसको आप एक हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करते हो, आप उसको बोलते हो कि आओ मैं तुम्हें अपने साथ लेता हूँ, और मैं एक रोटी कम खा लूंगा लेकिन तुम भूखे ना जाओ। तो ये एक सभ्य समाज का एक लक्षण है, और मैं उस हिसाब से रिजर्वेशंस की अपोज नहीं हूँ। मेरी आपत्ति है द काइंड ऑफ रिजर्वेशन दैट वी हैव, नहीं सर, कि भाई आपने इसमें कंसीड क्या करा? मैं तो ये मेरा क्वेश्चन है कि कंसीड, आइए तो नहीं, आपने मैंने पहले कुछ भी, नहीं, मेरा तो पहले से ही यही पहले था। से यही था ना, तो मैं तो ये पूछ हाँ रहा हूँ कि हाँ, नूपुर शर्मा एंड्स विद दिस कि आशीष धर हैज कंसीडर्ड दिस, तो नहीं अब मतलब अब नुपुर ने इसलिए किया कि मतलब अब दोनों तरफ से, कि वो मॉडरेटर थी तो एक अच्छा एंडिंग की, सिविल डिबेट हुआ, अच्छी बात हुई, और उस हिसाब से किया, मतलब इनोसेंटली, ऐसा कोई ऐसा सर कोई कंसीड तो कुछ हुआ नहीं इनोसेंटली। ना, तो वही था, एंड में फिर से हाँ वही आ गया कि नहीं भाई इसने ये कंसीड कर दिया, इसने ये कंसीड कर दिया, पर इधर से तो कंसीड ही कुछ नहीं हुआ, उधर से हाँ कंसीड हुआ। तो हाँ, वो मतलब मेरे हिसाब से सही एंडिंग नहीं थी डिबेट की। जब कंसीड ही कुछ नहीं हुआ तो आपको नहीं कहना चाहिए था कि कंसीड कुछ हुआ। नहीं चलिए, वो तो देखिए, मतलब वहाँ ऐसा है कि मैंने पहले भी ये डिबेट की शुरुआत में ही बोला था कि मैं कोई डिबेट जीतने बीतने नहीं आया, नहीं मैं एक जीत एक्सप्लोरेटरी तरीके से नहीं, जीतने वाली बात नहीं थी, पर जो चीज हुई नहीं उसको तो मत बोलो ना, कि कुछ हुआ ही नहीं तो मत बोलो कि हुआ। तो वो मैं नहीं मतलब चलिए, मैं मतलब वो उस हिसाब से कि सौहार्द बना रहे, और मतलब इन एमिकेबल एंड हो इस डिबेट का, तो उस हिसाब से बोल दिया। तो नुपुर इज अ गुड फ्रेंड, तो इसलिए मैं ये मतलब आई हैव सिंपैथीज कि उसने क्या बोला, ठीक है, मतलब जिस तरह से भी किया, लोगों जिसको सुनना था उस, अब आप समझ गए, उसी तरह जिसने सुना होगा वो समझ गया होगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सर अब मेरा ना छोटा सा लास्ट में ये क्वेश्चन है कि चलो एक एक बार मान लेते हैं कि ये खत्म, एंटी क्रूसेडर्स जो हैं, एंटी कास्ट क्रूसेडर्स, कि हाँ ये होना चाहिए, तो पर ये मना कर देते हैं कि नहीं, गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए, कि अगर ये कंसेशन देती हैं, शादी करने पे 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज टू एक्सट्रीम स्टेप। तो अगर करना चाहिए तो इसको कौन करेगा? इसको सरकार करेगी या इसको लोग करेंगे? मैं आपको बताऊं इस सारे इसमें दिक्कत ये है कि जो पिछड़े वर्ग को बेनिफिट्स देने की बातें हैं, वो टोटली पॉलिटिसाइज हो चुका है, कि हर वर्ष एक नया ग्रुप खड़ा हो जाता है और बोलता है हम भी पिछड़े हैं।
क्योंकि हमें भी बेनिफिट्स चाहिए। तो ये चलता रहा है और ये चलता रहेगा, क्योंकि जब तक आपके पास एक सॉलिड रैशनल नहीं है और जब तक आप इसको झूठ पर बेस कर रहे हो, तो तब तक आप झूठ के बेस पे तो कोई भी झूठ बोल सकता है यार। अगर आपने बनाया ही एक बिल्डिंग की नींव ही आपने झूठ पे आधारित की है, तो उसके ऊपर जो भी बनेगा सबके लिए, सबको अधिकार है झूठ बोलने का। तो वो झूठ सब बोल रहे हैं कि हम भी थे भाई, हम भी, हमारे साथ भी गलत हुआ। तो ये चल रहा है। लेकिन अगर आप डेटा देखें, जैसे SC/ST एक्ट का डेटा है, तो मैंने उस पॉडकास्ट में भी मेंशन किया था कि सूफिया पठान और डंकिन जल्की का बहुत ही बढ़िया रिसर्च है इस पे। उन्होंने डेटा एनालाइज किया है और उन्होंने ये देखा है कि 2011 के सेंसस को अगर आप देखें तो 16.6% जो शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है, उसके अगेंस्ट 0.53% क्रिमिनल इंसिडेंट्स होते हैं। जो बाकी की 83.4% है, उसके अगेंस्ट 99.4% क्राइम्स होते हैं। यानी कि हर परसेंट के लिए जो नॉन शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है, हर परसेंट के लिए उसके साथ 1.19%, करीब 1.2% ऑफ इंसिडेंट्स ऑफ क्राइम फॉर एवरी परसेंट, while every percent of the scheduled caste population faces 0.04% of the crime. तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है, दिस इज अबाउट 30 टाइम्स, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के साथ जो वायलेंस हो रही है वो 30 गुना कम है जो बाकी कैटेगरीज के साथ, और जो बाकी नॉन SC के साथ जो वायलेंस हो रही है। तो ये डेटा है, इसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं है। इसके बेस पे आपने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट लगा दिया। तो जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने भी ये डेटा देखा, तो उन्होंने कहा कि यार ये शायद एक्ट गड़बड़ है, क्योंकि इसमें तो बहुत गलत कन्विक्शंस भी हो रहे हैं, बेकार में लोग सफर कर रहे हैं, तो इसको ना थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। जैसे ही उन्होंने मॉडिफाई करने की बात की तो पूरा मीडिया इरप्ट हो गया कि ये कैसे कर सकते हैं, ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये इशू ही पॉलिटिसाइज हो चुका है। जो डेटा, अगर ये तो मैंने आपको एक स्टैटिस्टिक दिया, इन्होंने तो खोल खोल के डेटा की बजा दी है कि किस तरह से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, किस तरह से आप अपनी पॉलिसीज इस खोखले डेटा के ऊपर बेस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, अगर आपको सही में जो पिछड़े वर्ग हैं उनको उनका बेनिफिट करना है, तो आपको सबसे पहले जो इनको स्टडी करने का एक प्रोसीजर है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, वो आपको डिटरमिन करना होगा। उसके रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाने होंगे, किस तरह से डेटा को वैलिडेट किया जाए। उसके बाद डेटा के ऊपर एनालिसिस होगा, डेटा के ऊपर एनालिसिस के बेस आपकी पॉलिसीज बनेंगी, और फिर वो पॉलिसीज लास्ट माइल तक पहुंच रही है उसके लिए सेफगार्ड्स होंगे, और फिर आपको डिक्लेयर भी करोगे कि कब तक हम ये रिजर्वेशन रखेंगे। और उसके बाद, और उससे भी बड़ी बात ये है कि जो उसका नैरेटिव है जिसके ऊपर आप ये बिल्ड कर रहे हो, वो नैरेटिव करेक्ट होगा, वो नैरेटिव फैक्ट्स पे बेस्ड होगा। वो जो नैरेटिव है, जो कहानी है, वो आप ये नहीं बोलोगे कि यहाँ हमेशा से लोगों का शोषण होता है। आप ये बोलोगे कि भाई हमें एक पोस्ट कॉलोनियल देश है और हम कॉलोनियलिटी के कारण, कॉलोनियलिज्म के कारण बहुत सभी वर्ग समाज के सफर कर चुके हैं, और इसमें से कुछ ऐसे वर्ग हैं जिन्होंने जरूरत से ज्यादा सफर किया, और उनके लिए हम रिजर्वेशंस ला रहे हैं, और ये रिजर्वेशंस उनको बेनिफिट देंगी। इतने साल के लिए हम रखेंगे, उसके बाद फिर से इवैल्यूएशन। तो ये मेरे हिसाब से सही तरीका है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे जनरली अग्री करते हैं वर्ण व्यवस्था और इस पे, जाति पे, और फिर बोलते हैं कि नहीं तुम रिजर्वेशन क्यों दोगे। लेकिन ये मेरा निजी ये है, निजी सोच है मेरी, कि रिजर्वेशंस आप दीजिए, क्योंकि भारत में लोगों की हालत ठीक नहीं है, बहुत बुरी कंडीशंस में रहते हैं लोग, इसलिए आप उनको दीजिए। मैं यहाँ बैठ के लेक्चर नहीं दे सकता किसी को कि नहीं नहीं हम तो एक ही, मतलब बहुत ही क्रूर और बहुत ही असभ्य बात हो जाएगी मेरे अनुसार। तो मेरा मन ये नहीं मानता। पर अगर इसके ऊपर डिस्कशन होगा और उसके बाद आप एक ऐसी पॉलिसी लाएंगे जिसमें आप कहेंगे कि नहीं रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए, तो हो सकता है वो सही हो, लेकिन मेरा मानना है कि रिजर्वेशन। ठीक है सर, आज हमने फिर अपने टाइम को कर दिया है ओवर। तो अब सर, अब इसमें दोबारा से हमने टेम्पल्स के ऊपर बात करनी थी, वो भी रह गई, पिछले वाले में भी करनी थी, वो भी रहेगी। तो आई होप आप आगे चल के हमारे साथ आएंगे। एक्चुअली टेम्पल्स के लिए ना मैं सजेस्ट करूंगा कि आप
रवि लोचनन जी से बात करिए जो पैनल में थे हाँ 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 मेरे हाँ। साथ। तो वो मेरे मित्र हैं, कलीग भी हैं, इंडिक कलेक्टिव में हम साथ में काम करते हैं और वो ट्रस्टी हैं इंडिक कलेक्टिव के। और मुझसे कहीं ज्यादा विद्वान, मुझसे कहीं ज्यादा, मैं तो विद्वान ही नहीं हूँ, वो तो अच्छे खासे विद्वान हैं और हिंदी भी वो बोलते हैं, हालांकि वो है दक्षिण भारत से, पर हिंदी भी साफ बोलते हैं। तो उनके साथ आप अवश्य एक पॉडकास्ट करिए और ये टेम्पल वाला इशू वो आपको मुझसे 100 गुना ज्यादा बता देगा। ठीक है सर, जरूर उनको अप्रोच करेंगे और आप अगर हमें इंट्रोड्यूस करा दें तो और भी बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आते हुए और भी सर बहुत टॉपिक्स हैं जो हम आपके साथ आगे चल के आके डिस्कस करना चाहेंगे, तो आई होप आप फिर जल्दी आएंगे जैसे इस बार आए। नहीं, मुझे आपके साथ बात करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है सेम है सर। और फिर जरूर बात करेंगे। ठीक है सर, आज के लिए बस इतना ही। आई होप किसी को भी अगर कोई डाउट है, किसी को कोई सर से कुछ पूछना है, तो जरूर अपने जो डाउट्स हैं या क्वेश्चन हैं उनको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, और आने वाली वीडियोस में जरूर हम उन पे सर से क्वेश्चन करेंगे, वार्तालाप करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट संडे। अंटिल देन सर, वापस से जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू।